हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सीरीज में जिसका नाम है वन शॉट सीरीज। और सही मायने में ये वन शॉट नहीं, डिटेल शॉट सीरीज है। तो आज हम आ चुके हैं एक और बेहतरीन चैप्टर की तरफ। और आज का जो चैप्टर है बच्चा, वो अगेन 3 से 4 मार्क का वेटेज वाला चैप्टर होगा बोर्ड एग्जाम में। बट ट्रस्ट करो, अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हो तो पूरा का पूरा ये 3 से 4 मार्क आपके हाथों में होने वाले हैं। और विद पीवाईक्यूज, मतलब कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यूज होने वाला है। तो आइए मिलकर रिवीजन करते हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि हम कंसेप्ट और पीवाईक्यूज दोनों लेने वाले हैं। तो आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारे से लेक्चर को। सबसे पहले चैप्टर कौन सा है सर? तो इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि भाई पॉलीमर क्या होता है। सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन आता है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। एकदम आराम से जाएंगे, कंसेप्ट को सीखते हुए जाएंगे, निचोड़ते हुए जाएंगे। चैप्टर का वेटेज कम है तो चैप्टर भी बहुत लाइट चैप्टर है, मैं कहूंगा बहुत हल्का चैप्टर है। कोई न्यूमेरिकल्स नहीं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस नहीं, बेसिक पॉलीमर के जो रिएक्शन होते हैं वही आपको यहां पर देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन थोड़ा सा थियरी वाला स्टार्टिंग में होने वाला है कि भाई पॉलीमर क्या होता है। व्हाट इज पॉलीमर अकॉर्डिंग टू यू? पॉलीमर किसको बोलते हैं? अब देखो, पॉली जो होता है ना बच्चा, पॉलीमर दो वर्ड से निकला हुआ है। एक है पॉली जिसका मतलब होता है मेनी, एक होता है मर्स जिसका मतलब होता है पार्ट्स या फिर यूनिट्स। पार्ट्स बोलो या फिर यूनिट्स बोलो, तो भाई ये दो चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है। मेनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स को जब हम मिलाते हैं ना आपस में, तब पॉलीमर बनता है। जैसे कि इथिन एक छोटा सा मोनोमर है या पार्ट कह सकते हैं। ये क्या है? हमारा इथिन है। ये छोटा सा एक पार्ट मैंने लिया, इसको बहुत बार मिला रहा हूं। एन टाइम का मतलब है बहुत बार मिला रहा हूं। जब इसको मैं बहुत बार मिलाऊंगा तब इसका होने वाला है पॉलीमराइजेशन। क्या हो जाएगा इसका? पॉलीमराइजेशन। इसको बोलते हैं कि मैंने इसका क्या किया? पॉलीमराइजेशन किया। और इसको बार बार मिलाने के बाद ये बन जाएगा आपका पॉलीमराइजेशन। ये बन जाएगा आपका पॉलीमराइजेशन, देख लो इस तरह से। और इसी को बोलते हैं कि भाई ये बन चुका है पॉलीइथीन। तो इस तरह से चीजें होती हैं कि मतलब छोटे चीज को बार बार बहुत बार जब मिलाओगे तब एक आपका बड़ा कंपाउंड बनता है। ये जो कंपाउंड है इसके बारे में जरा समझ लो, यही पॉलीमर है। इसी को हम बोलेंगे पॉलीमर। बट इसमें क्या दिखाई दे रहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पॉलीमर में ये दिखाई दे रहा है कि सर ये बहुत बड़ा कंपाउंड बन चुका है। इट इज बेसिकली जाइंट मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल, हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड है। और ये बना किससे? एक छोटे से मोनोमर से बना है या एक छोटे से यूनिट से बना है जिसको हम मोनोमर बोलते हैं। तो प्यारा सा डेफिनेशन होने वाला है पॉलीमर का, जो मैं बता रहा हूं वही डेफिनेशन होने वाला है। तो पॉलीमर क्या है देख लो जरा यहां पर। ये पॉलीमर का डेफिनेशन एग्जाम में आ गया तो आपको ये लिखना है, पॉलीमर्स आर कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स होता है, पॉलीमर्स आर कॉम्प्लेक्स, जाइंट मॉलिक्यूल है, जाइंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम द रिपीटिंग यूनिट। ये रिपीटिंग यूनिट से बना होता है, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। जैसे कि वहां पर इथिन था, इथिन क्या था? हमारे लिए छोटा सा यूनिट था। सही बात है। तो वो चीज आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। कोई दिक्कत, कोई डाउट? उसको क्या बोलेंगे बच्चा? मोनोमर्स बोलने वाले। फिर से देख लो, पॉलीमर्स कॉम्प्लेक्स है, जाइंट मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। किससे बनता है? एक स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से बनता है जिसको हम मोनोमर बोलते हैं। पॉलीमर क्या होता है बच्चा? पॉलीमर ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, जहां पर पॉली का मीनिंग होता है मेनी और मर्स का मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट। तो ये चीज मैंने पीछे बताई थी। साथ में आपको ये भी समझना है कि कितने उसके मैक्रोमोलिक्यूल हो सकते हैं, कितना उसका मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। तो ऑफ कोर्स इंटरलिंकिंग ऑफ मेनी यूनिट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पॉलीमर, जब आपस में बहुत सारे यूनिट आपस में जब लिंक होते हैं, जुड़ते हैं, तब बोलते हैं कि भाई ये क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा। और इनका हाई मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो लगभग 10 का पावर 3 से लेकर 10 का पावर 7 यूनिट तक होता है। ये इसका एक रेंज दिया हुआ है कि इसके रेंज में आपको पॉलीमर मिलेंगे। जनरली देखते हुए नजर आएंगे कि भाई इसके रेंज में पॉलीमर दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद टॉपिक आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अब यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं कि पॉलीमर का मुझे क्लासिफिकेशन करना है। हालांकि टोटल क्लासिफिकेशन आपको 6 बेसिक टाइप का क्लासिफिकेशन है। 6 मेजर टाइप के क्लासिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। सर कौन कौन से 6 होने वाले हैं? तो हम यहां पर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में कि यार ये जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें हो रहा है। तो पॉलीमर का अगर क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं, पहला है बेस्ड ऑन सोर्स या फिर ओरिजिन। ध्यान से देखते चलना, बेस्ड ऑन सोर्स या फिर ओरिजिन बोल सकते हैं। मैं यहां पे चेंज करता हूं कलर। दूसरा है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब कि
लीनियर है कि ब्रांच है, उस लेवल पे बताना। बेस्ड ऑन इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस तरह के पॉलीमराइजेशन पैटर्न को फॉलो करते हैं, एडिशन होते हैं कि कंडेंसेशन होते हैं। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोमर, कितने मोनोमर यूज हो रहे हैं, मतलब कितने टाइप के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा नंबर का मतलब यहां पर बेसिकली कि आपको एक ही टाइप का मोनोमर यूज हो रहा है या फिर एक से ज्यादा टाइप का मोनोमर यूज हो रहा है। बेसिकली नंबर ऑफ मोनोमर का मतलब है कि एक टाइप का मोनोमर, जैसे इथिन 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 हो रहा है या फिर इथिन के साथ में कुछ और भी मिल रहा है, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। और लास्ट आता है बच्चा बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब है यहां पर कि इनका जो क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का, वो जनरली होने वाला है कि भाई ये डिग्रेड होते हैं या फिर नहीं होते हैं। एटमॉस्फेयर में ये रुके रहते हैं, एनवायरमेंट में ये रुके रहते हैं बहुत लंबे समय तक और कोई इनको डिग्रेड ही नहीं करता है, मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या फिर बैक्टीरिया इनको किल कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, खा जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन के अंदर आप देखेंगे तो 3, ये टेबल देख लेंगे तो आपको काफी मदद मिल जाएगी। तो यहां पर देखो जरा, ये 3 आने वाले हैं। कौन कौन से 3 है जरा देख लो। ये 3 इस तरह से आएंगे, ये 3 इस तरह से देख लो। पहला क्या है जरा चेक कर लो। तो फर्स्ट है आपके लिए, फर्स्ट है नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। ये किसमें आएगा, ओरिजिन वाले में या फिर सोर्स वाले में। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, जैसे कि आप जानते हो कि स्ट्रक्चर में 3 क्लासिफिकेशन हो सकता है। कौन कौन सा हो सकता है, तो भाई स्ट्रक्चर वाले में 3 कौन कौन सा हो सकता है देख लो। तो स्ट्रक्चर वाले में लीनियर हो सकता है, ब्रांच हो सकता है या फिर क्रॉस लिंक हो सकता है। फिर इसके बाद आएगा बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस में। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस में बेसिकली 4 क्लासिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से 4 में जरा देख लो। तो इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में 3 मिलने वाले हैं। ये टाइटल का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एडिशन, कंडेंसेशन और उसके बाद रिंग ओपनिंग। फिर इसके बाद बात करेंगे नंबर ऑफ मोनोमर वाले में, तो ऑफकोर्स उसमें 2 मिलेंगे। एक होगा होमोपॉलीमर, एक को बोलते हैं कोपॉलीमर या फिर हेट्रोपॉलीमर बोलेंगे तो भी चलेगा। तो यहां पर 2 मेजरली आपको देखने के लिए मिलेंगे, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, देख लो इस तरह से। और बायोडिग्रेडेबल वाले में लास्ट में आएगा, डिग्रेडेबिलिटी वाले में आएगा लास्ट में, देख लो इस तरह से। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चेक कर लो एक बार जरा, बढ़िया से चेक करो, सब कुछ एकदम ट्रैक पर है, सब कुछ समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया लेवल पे, कंसेप्ट क्लियर है। ये टेबल आपको अब बहुत क्लियर दिख रहा होगा कि हाँ, बेस्ड ऑन सोर्स या फिर ओरिजिन के अंदर नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के अंदर लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक, बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर या सिर्फ मॉलिकुलर फोर्सेस के अंदर इलास्टोमर आ गया, फाइबर आ गया, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग आ गया। बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के अंदर एडिशन, कंडेंसेशन और रिंग ओपनिंग आ गया। नंबर ऑफ मोनोमर के बेस पे देखेंगे तो 2 आएंगे, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर होता है या फिर हेट्रोपॉलीमर होता है। तो होमोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर या फिर कोपॉलीमर। बायोडिग्रेडेबिलिटी के बेस पे नीचे आप देख सकते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इसे हम पहले क्या करेंगे बच्चा, डिटेल में सीखेंगे। इसे हम क्या करने वाले, डिटेल में सीखने वाले कि यार एक एक करके सीखेंगे। तो बेस्ड ऑन सोर्स या फिर ओरिजिन की तरफ आते हैं पहले। तो बेस्ड ऑन सोर्स की अगर मैं बात करूं या फिर ओरिजिन की बात करूं, तो नाम से पता चल रहा है कि सोर्स कहां से निकला है पॉलीमर। तो पहला जो सोर्स आने वाला है, जैसे हमने पीछे पढ़ा भी था कि भाई नेचुरल सोर्स लिखा हुआ है, पहला जो सोर्स दिया है वो है नेचुरल पॉलीमर। सर ये नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर क्या होता है भाई, जो नेचर से मिलेगा, जो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा। द पॉलीमर विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल, जो प्लांट या एनिमल से मिले या फिर जो नेचर से मिले। नेचर में भी 2 लिख सकते हैं आप लोग, एक प्लांट और एक एनिमल, इस तरह से भी आप टाइप बना सकते हो। तो यहां पर वही स्पेसिफाई किया है, द पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स आर सेड टू बी नेचुरल पॉलीमर। अगर वो नेचर से मिलता है तो उसको हम बोलेंगे, अगर वो नेचर से मिलता है, फ्रॉम नेचुरल सोर्स मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चा, उसको हम बोलेंगे कि यार ये कहीं ना कहीं आपका नेचुरल पॉलीमर हो रहा है। एंड दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, इसको हम 2 टाइप में और डिवाइड कर देंगे। सर वो 2 टाइप कौन सा होने वाला, तो ऑफकोर्स 2 टाइप होने वाला है आपका प्लांट, जिसमें सिर्फ सोर्सेस आपको प्लांट के रहेंगे। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, ये केवल प्लांट से मिलेगा। एग्जांपल के लिए कॉटन और लिनेन बेस्ट एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, लिमिटेड कोई भी एग्जांपल आप पढ़ लो, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो। एनिमल पॉलीमर के अंदर भी जैसे कि शीप हो गया, सिल्क वॉर्म हो गया, ये सब एग्जांपल्स होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स, ये केवल एनिमल सोर्स से मिलेगा। फॉर एग्जांपल वूल हो गया, ठीक है, जो कि शीप से मिलेगा। सिल्क हो गया जो कि सिल्क वॉर्म से मिलता है, रेशम के कीड़े से रेशम का कपड़ा बन रहा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो ये चीजें हो गई आपके लिए एनिमल पॉलीमर के अंदर, क्लियर है। अब हम बात करने वाले, पहला हो गया, पहला नेचुरल सोर्स के अंदर पहला इंफॉर्मेशन था, प्लांट और एनिमल हमारा खत्म हो गया, नेचुरल सोर्स हमारा खत्म हो गया। बेस्ड ऑन सोर्स में पहला नेचुरल सोर्स के अंदर
हमारा जो बच्चा प्लांट और एनिमल खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन सोर्स के अंदर सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक की, कि इनका सोर्स कहां से है, पॉलीमर बनाने का सोर्स कहां से है। तो दूसरा जो पॉइंट आने वाला है वो है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल, मैन मेड, कहीं ना कहीं हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसके अंदर हमने लैब में एक्सपेरिमेंट करके बनाया हुआ है, केमिकल की मदद से बनाया हुआ है। तो दीज आर मैन मेड पॉलीमर। पहला इंपॉर्टेंट चीज, ये मैन मेड पॉलीमर है। कैसा है बच्चा, मैन मेड पॉलीमर है, ठीक है। एंड दीज पॉलीमर आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमरेशन ऑफ वन और मोर मोनोमर और कोपॉलीमरेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर्स। मतलब ये जनरली आपको लैब में बनाया जाता है, पॉलीमरेशन ऑफ वन मोनोमर और मोर देन वन मोनोमर बेसिकली, या कोपॉलीमरेशन प्रोसेस को फॉलो करके। नायलॉन हो गया, टेरिलिन हो गया, नियोप्रीन हो गया, ये सब उसके एग्जांपल हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, क्योंकि हर एक पॉलीमर आप देखेंगे कि भाई आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है, ठीक है। लिमिटेड जो होते हैं, जो नेचुरल वाले बहुत कम होते हैं, और हर एक पॉलीमर को कहीं ना कहीं नेचुरली, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि भाई नेचर से लिया जाता है लेकिन उसको केमिकल मिला के और प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम सेमी सिंथेटिक बोलेंगे। यहाँ पर सिर्फ सिंथेटिक बोला है, मतलब केमिकल की मदद से ही बनाना है, खत्म कहानी। तो आपको बोला दीज आर मैन मेड पॉलीमर, दीज पॉलीमर्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमरेशन ऑफ वन मोनोमर और कोपॉलीमरेशन ऑफ टू और मोर मोनोमर, ठीक है। एग्जांपल्स आपके सामने, कोई भी एग्जांपल्स इसमें से आप ले सकते हो। फिर हम बात करेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया, एक तरह से रीजनरेटेड होते हैं ये लोग, ठीक है। इनको हम रीजनरेटेड फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो सर ये क्या है, क्या इसका आंसर होगा, ऑफ कोर्स यार, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर। ये मिलते तो नेचुरल पॉलीमर से, कुछ भी बोलो, क्योंकि लिखा क्या है, सेमी सिंथेटिक। सेमी मतलब क्या होता है, सेमी मतलब हाफ, सिंथेटिक मतलब प्रिपेयर करना, खुद से बनाना। तो हाफ तो मैंने खुद से बनाया, लेकिन जो बचा हुआ हाफ है वो पहले से ही नेचर से आया था, पहले ही मैंने नेचुरल तरीके से लिया था। जैसे कि रबर ट्री से मैंने रबर निकाल लिया, अब उसको मॉडिफाई कर रहा हूं, उसके प्रॉपर्टी में चेंजेस कर रहा हूं, तो उसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनरेटेड फाइबर, इनको रीजनरेटेड फाइबर बोलते हैं। सेल्यूलोज डेरिवेटिव सच एज सेल्यूलोज एसीटेट, ये एग्जांपल है, एसीटेट रेयान हो गया, सेल्यूलोज नाइट्रेट हो गया। लिमिटेड एग्जांपल आप लर्न कर लेंगे तो भी चलेगा बोर्ड के लिए। विस्कस रेयान हो गया, या क्यूप्रा अमोनियम रेयान हो गया, एमसीक्यू में आ सकता है। दे ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। चीजें क्लियर हो गई। पहला मैंने क्या बताया बच्चा, क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्या था, बेस्ड ऑन सोर्स या फिर बेस्ड ऑन ओरिजिन, बराबर। उसमें 3 क्लासिफिकेशन थे। पहला था नेचुरल, नेचुरल के अंदर 2 थे, प्लांट और एनिमल। फिर दूसरा था सिंथेटिक, जो कि आर्टिफिशियल, ह्यूमन ने प्रिपेयर किया था, मैन मेड था, कहीं ना कहीं बोल सकते हो केमिकल की मदद से बनाया गया था, एक या एक से ज्यादा मोनोमर का यूज करके बनाया गया था। और तीसरा था बच्चा आपके लिए सेमी सिंथेटिक, जिसमें आप बोलेंगे कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, नेचुरल सोर्स से मिलते हैं लेकिन फिर उनको मॉडिफाई किया जाता है, उनको केमिकल मिला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनरेटेड फाइबर। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। पहला क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है। क्लासिफिकेशन नंबर 2 कौन सा है सर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना जरा, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे। अब स्ट्रक्चर के बेस पे मुझे पता है कि पहला जो आने वाला है वो लीनियर या फिर स्ट्रेट चेन पॉलीमर आएगा। सर ये क्या होते हैं, देखो शक्ल से लग रहा है भाई कि लीनियर चेन बोला है, तो मतलब कि मोनोमर आपस में जुड़ेंगे और जो पॉलीमरेशन करने के बाद जो प्रोसेस बनेगा, जो बड़ा आंसर बनेगा, जो बड़ा पॉलीमरेशन जो होने वाला है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर चेन ही आने वाला है, खत्म कहानी। तो व्हेन मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर, ध्यान से देखना बच्चा, व्हेन द मोनोमर मॉलिक्यूल्स, when the monomer molecules are joined together, जब आपस में मिलते हैं in a linear arrangement, the resulting polymer is straight chain polymer। बोलो समझ में आया क्या बोला मैंने, ध्यान से देख बच्चा, जब मोनोमर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तब वो क्या बनेंगे, रिजल्टिंग जो कंपाउंड बनेगा दैट इज द स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनेगा। एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायफंक्शनल मोनोमर्स और अल्कीन। ज्यादातर इसमें ऐसे लोग होंगे जहां पे 2 फंक्शन ग्रुप हो सकता है, या फिर अल्कीन वाले ज्यादा लोग इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो स्ट्रेट चेन में ज्यादातर कौन मिलेंगे, अल्कीन वाले। जैसे कि आप एग्जांपल में पॉलीइथिलीन देख सकते हो, टेफ्लॉन में डबल बॉन्ड होता है, ऑर्लॉन में डबल बॉन्ड होता है, पीवीसी में डबल बॉन्ड होता है। तो ये चीजें आपको देखने के लिए ज्यादातर मिलने वाली। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी, कहीं पर कोई डाउट, चीजें क्लियर हो रही है एकदम अच्छे से। यस, एकदम आराम से जा रहा हूं, चीजों को समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कि समझना है। ये क्या इंफॉर्मेशन था, स्ट्रेट चेन या फिर लीनियर चेन का इंफॉर्मेशन था। इसके बाद है ब्रांच चेन। सर उसमें क्या होता है, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, एक ब्रांच भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ब्रांच चेन जो पॉलीमर होंगे उसमें मेजरली 3 फंक्शन ग्रुप देखने के लिए मिलेंगे। पहले क्या था, सिर्फ 2 फंक्शन ग्रुप होते थे, मतलब बाय फंक्शन ग्रुप था, लेकिन ये क्या होगा, 3 फंक्शन। द सेकंड मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट इज दैट ब्रांच चेन। ये ब्रांच चेन वाला सेकंड अरेंजमेंट होता है। मोनोमर हैविंग 3 फंक्शनल ग्रुप और ऑलरेडी हैविंग साइड चेन
गिव राइज टू ब्रांच चेन पॉलीमर, जिसके पास पहले से ही साइड में एक चेन रहेगा या जिसके पास 3 फंक्शन का अटैचमेंट रहेगा, पैटर्न रहेगा, कहीं ना कहीं वो ब्रांच चेन बनाएगा। एग्जांपल के लिए लो डेंसिटी पॉलीथीन बढ़िया एग्जांपल होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, या पॉलीप्रोपिलीन एक बढ़िया एग्जांपल होता है। ये चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई डाउट कहीं पर भी? चीजें क्लियर हो रही है एकदम अच्छे से? यस, चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब आने वाला है बच्चा क्रॉस लिंक पॉलीमर। सर क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होता है? व्हाट इज क्रॉस लिंक पॉलीमर? तो आप ये समझो कि यार दो अलग अलग पॉलीमर हैं, ये तीसरा टाइप है स्ट्रक्चर के अंदर, ये तीसरा टाइप है, थर्ड मोस्ट कॉमन बोल सकते हो अरेंजमेंट है ये। क्या हो रहा है सर इसके अंदर? तो भाई आपके पास दो पॉलीमर है, दोनों पॉलीमर को आप एक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ रहे हो, तो आपको एक बड़ा पॉलीमर मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि आपने पॉलीमर का क्रॉस लिंकिंग किया हुआ है। तो क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या बोल रहा है? थर्ड टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इज सेड टू बी क्रॉस लिंक्ड। क्या बोला बच्चा? थर्ड टाइप का जो अरेंजमेंट होगा उसको हमने क्या नाम दिया है? इज सेड टू बी क्रॉस लिंक्ड, बराबर। और नेटवर्क पॉलीमर भी बोलते हैं, वेयर क्रॉस लिंक्स आर प्रोड्यूस्ड बिटवीन लीनियर चेन। दो लीनियर चेन वाले लोग रहेंगे, उनके बीच में हमने क्या किया बच्चा? क्रॉस लिंक बना दिया है। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग रिजल्ट्स फ्रॉम पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो भाई इसके अंदर जो पॉलीफंक्शनल वाले मोनोमर होंगे वही वैलिड होंगे, जिसमें बहुत सारे फंक्शन ग्रुप इंक्लूड रहेंगे। एग्जांपल के लिए बैकेलाइट, मेलामाइन, ठीक है, मेलामाइन फॉर्मलेट पॉलीमर आप समझ लो, ठीक है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, या मेलामाइन बोलेंगे, मेलामाइन पॉलीमर बोलेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये जो हुआ बच्चा सेकंड क्लासिफिकेशन हमने खत्म किया। अब आते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की तरफ। जो थर्ड है हमारा यहां पर है बच्चा बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। टेबल के अंदर ये फोर्थ नंबर पे दिख रहा था, बट यहां पर हम थर्ड पे ले रहे बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही क्लासिफिकेशन है। पहला एडिशन पॉलीमराइजेशन, ध्यान से देखना क्या बोल रही है। जब आप बोलेंगे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन तो आप बोलने वाले हो एडिशन पॉलीमराइजेशन। सर ये एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि जनरली जिसके पास अल्कीन रहेगा मोनोमर में, अल्कीन का होना जरूरी है, और जितने भी कंपोनेंट आप यूज करेंगे अल्कीन के अंदर सब के सब प्रोडक्ट में दिखेंगे आपको। इसमें से कुछ भी स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाता है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है, कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है। ऐसे पॉलीमराइजेशन को हम बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? एडिशन पॉलीमराइजेशन। जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है, तो यहां पर प्यारा सा आंसर आने वाला है मजेदार तरीके से। यह है बेस्ड ऑन, देख लो, एडिशन पॉलीमराइजेशन। ध्यान से देखना जरा, एडिशन पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। ध्यान से देखो जरा, एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, एक पॉलीमर बनाने का प्रोसेस है बाय एडिशन ऑफ मोनोमर्स विदाउट लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ध्यान से देख बच्चा, ये पॉलीमर बनाने का एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कुछ भी बाहर नहीं निकलता है। जनरली क्या होता है कि जब आप बड़े बड़े पॉलीमर से डील करते हो तो एक मोनोमर मिला है, उसमें दूसरा मोनोमर मिला है, उनके बाद दोनों का अटैचमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो बाहर जाएगा। पानी बाहर चला गया, HCl बाहर चला गया, मिथेनॉल बाहर चला गया, कुछ छोटे कंपोनेंट बाहर जाते हैं, तब दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा बाहर नहीं जाएगा, देयर इज नो लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। इस चीज का ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और रिपीटिंग यूनिट जो देखेगा बच्चा, एडिशनल पॉलीमर हैविंग सेम एलिमेंटल कंपोजिशन एज इट ऑफ ओरिजिनल मोनोमर, मतलब जो रिपीटिंग यूनिट में जो आप लेने वाले हो, जैसे इथिन आपने लिया तो इथिन का पूरा CH2 यहां पर यूज होगा। तो आप जरा देख सकते हैं, द रिपीटिंग यूनिट ऑफ एडिशन पॉलीमर हैज सेम एलिमेंटल कंपोजिशन, इनके पास सेम एलिमेंटल कंपोजिशन था एज दैट ऑफ ओरिजिनल मोनोमर। ओरिजिनल मोनोमर जो होता है बच्चा, जो ओरिजिनल मोनोमर है आपका, जो भी कंपोनेंट ओरिजिनल मोनोमर के अंदर पाया जाएगा वही सेम कंपोनेंट, वही सेम का सेम कंपोनेंट आपको पॉलीमर में भी मिलेगा। कुछ बाहर नहीं निकला रहेगा कि यार यहां पर 2H था तो वहां पर 1H कम हो गया, ऐसा नहीं रहेगा। सेम के सेम कंपोजिशन आपको दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बताया कि ये जो होता है अल्कीन के लिए अप्लीकेबल होता है। यस, द कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ये किसके लिए अप्लीकेबल होता है? कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड अंडरगोज एडिशन पॉलीमराइजेशन। डबल बॉन्ड जिसके पास होगा वही दिखाएगा, इसलिए इसको हम विनाइल पॉलीमराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। सिंस मेजॉरिटी ऑफ जो बोल सकते हो कि मोनोमर होंगे वो विनाइल कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि विनाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, ये कंपोनेंट देख लो, या एक्रिलोनाइट्रिल इसको भी बोलेंगे, विनाइल साइनाइड। तो ये मोनोमर होते हैं जिनका पॉलीमरेशन हम आगे जाके करते हैं, चलेगा। अब आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, इसका टोटली अपोजिट। क्या अपोजिट है सर? तो यहां पर अपोजिट ये है कि जो मैं मोनोमर लेने वाला हूं, पहली बात
जब उनको आपस में मिलाऊंगा तो इसमें कुछ ना कुछ तो बाहर जाएगा। और एक ही मोनोमर लेंगे ऐसा जरूरी भी नहीं है, एक से ज्यादा भी हम इसके अंदर ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई इसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हर स्टेप के बाद चेन का लेंथ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, कुछ ना कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल को बाहर निकाला है, तो उनके लॉस की वजह से यहाँ पर एक अटैचमेंट होता है, और वो अटैचमेंट को हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो बड़ा प्यारा सा इंफॉर्मेशन आएगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन आपका टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक, मजेदार तरीके से समझो यहाँ पर। तो क्या बोल रहे हैं बच्चा, ये द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम पॉलीफंक्शनल मोनोमर्स with the elimination of some small molecules such as water, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिथेनॉल हो गया, अमोनिया हो गया, ऐसा कुछ ना कुछ तो बाहर जाएगा, इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। क्या बोला इसने कि भाई एक ऐसा प्रोसेस जहां पर पॉलीमर बनता है बाय यूजिंग सम पॉलीफंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आपस में जुड़ेंगे तब ये पॉलीमर होगा, लेकिन इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो बाहर जाएगा विद द एलिमिनेशन ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल। और सबसे बड़ी बात इसको हम बोलते हैं स्टेप ग्रोथ। इन दिस पॉलीमराइजेशन द चेन ग्रोथ अकर्स। चेन क्या होगा बच्चा, आपका सीरीज ऑफ कंडेंसेशन स्टेप में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, द चेन ग्रोथ अकर्स, और इसीलिए इसको बोलते हैं रिफर एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, इसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू अंटिल अ हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड इज ऑब्टेन, तब तक चलता रहेगा जब तक ये बड़ा कंपाउंड न बन जाए। एग्जांपल के लिए टेरिलीन जो हो गया कंडेंसेशन में आएगा, बैकेलाइट कंडेंसेशन में आता है, नायलॉन 6,6 है कंडेंसेशन के अंदर एग्जांपल में आते हैं, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन क्या है कि सिंपल सा कंसेप्ट है कि यार कोई भी अगर मेरे पास साइक्लिक चेन है, साइक्लिक मतलब रिंग के फॉर्म में है, और मैंने उसका पॉलीमराइजेशन कर दिया, तो साइक्लिक चेन का कन्वर्जन लीनियर चेन में हो गया। उसके लिए कुछ एग्जांपल दिखा दो, जैसे कैप्रोट्रम का कन्वर्जन हो गया नायलॉन 6 में, साइक्लिक ईथर हो गया आपके लिए, उसको कन्वर्जन कर दिया आपने, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स, लैक्टोन्स का आपने कन्वर्जन कर दिया, तो रिंग ओपनिंग के अंदर बड़ा इजी होने वाला है यहाँ पर। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में आपको ये बोलना है कि जो तीसरी क्लासिफिकेशन होती है इस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में, वो है द थर्ड टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होती है वो होती है रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। क्या होता है इसके अंदर कि साइक्लिक कंपाउंड लाइक जैसे कि लैक्टम हो गया, साइक्लिक ईथर हो गए, या फिर लैक्टोन्स हो गए, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिया है कि दे पॉलीमराइज बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, इनका पॉलीमराइजेशन रिंग ओपनिंग की मदद से ही होता है। और बेस्ट एग्जांपल है नायलॉन 6 फ्रॉम कैप्रोलैक्टम, बेस्ट एग्जांपल, नायलॉन 6 इसी मेथड से बनाया जाता है, जो हम आगे देखेंगे भी कैसे बनता है। अब आते हैं बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सर इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ये ऐसी कैटेगरी है जहां पर एग्जाम में भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो लिखने वाला आंसर हो। सर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या है यहाँ पर कि भाई अटैचमेंट कैसा है, कैसे लोग जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पर टोटल 4 सब टॉपिक आने वाले, कौन कौन से। पहला आएगा इलास्टोमर। इलास्टोमर क्या होता है आपको सबको पता है कि यार इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है कि आप कहीं ना कहीं जब किसी भी मटेरियल को आप खींचेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उसका जो टोटल लेंथ होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और जब रिलीज करेंगे तो वो अपनी जगह पर आ जाएगा, उसको बोलते हैं इलास्टोमर, बराबर। इसके अंदर जनरली क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है, साथ में इनके अंदर कुछ बॉन्डिंग होती है, जिनको हम यहाँ पर बोलेंगे कि यार वीक वंडरवॉल फोर्स होते हैं। क्यों वीक वंडरवॉल फोर्स होता है, ताकि वो उसकी लंबाई आसानी से खींच सके, और वो टूटता नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है, तो इसको बोलते हैं इलास्टोमर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे फाइबर की प्रॉपर्टी। फाइबर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, उस बॉन्डिंग की वजह से ये कहीं ना कहीं मजबूत होता है, और इसके अंदर काफी ज्यादा बोलते हैं ना कि टेंशन या फिर मजबूती इतना ज्यादा होल्ड करके रखते हैं जो फाइबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए नायलॉन के जितने भी वेरिएंट होंगे वो सब इसके अंदर आ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की, जहां पर इस थर्मोप्लास्टिक के अंदर जो इलास्टोमर है और जो फाइबर है दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रहेगी, तो दोनों की प्रॉपर्टी आएगी, मतलब वो स्ट्रेच भी हो सकता है और मजबूत भी रह सकता है, और ये लीनियर या ब्रांच पैटर्न का होता है। जनरली जनरल प्लास्टिक की मैं बात कर रहा हूँ जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। और लास्ट में आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलीमर माना जाता है, क्रॉस लिंकिंग इसका नेचर होता है, ये बनाते समय ही जो शेप आपको देना है दे दो, क्योंकि उसके बाद ये शेप इसका बदल नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, ये इनफ्यूजिबल बन जाता है, मतलब एकदम खराब हो जाता है अगर आपने इसको गर्म किया तो। स्विचेस में ज्यादा यूज होते हैं, स्विचेस जो बनते हैं इसी प्लास्टिक से बनते हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहला जो टॉपिक देख रहे हैं हम लोग इस समय, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, देख लो यहाँ पर, ये है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसमें सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो है इलास्टोमर। ध्यान से देखना, इलास्टोमर, इलास्टोमर की बात करेंगे तो सर इलास्टोमर क्या है। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय व्हिच अ सब्सटेंस गेट्स स्ट्रेच्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर आपने कोई भी अ सब्सटेंस गेट्स स्ट्रेच्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए, एंड ऑफ कोर्स रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिलीज ऑफ दैट फोर्स। अगर फोर्स को हमने छोड़ दिया तो अपनी जगह पर आ जाएगा। तो इलास्टोमर वही है कि भाई इलास्टिक पॉलीमर हैव वीक वंडरवॉल फोर्स। क्या पाया जाता है उसके अंदर, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ
टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मिलते हैं, ध्यान से देखो जरा, विच परमिट्स द पॉलीमर टू बी स्ट्रेच्ड, जो क्या करते हैं पॉलीमर को खींचने के लिए अलाउ करते हैं। भाई कैसा फोर्स है, वीक वंडर ऑफ फोर्स है, जिसकी वजह से आप उसको खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो इंफॉर्मेशन बोल रहा है, अ फ्यू क्रॉस लिंकिंग प्रॉपर्टी भी मिलती है बिटवीन द चेन, हेल्प्स द स्ट्रेच्ड पॉलीमर टू रिट्रैक्ट टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, अपनी जगह पे वापस आने के लिए। और जो क्रॉस लिंकिंग नेचर है वो क्या करता है बच्चा, हेल्प करता है। एग्जांपल के लिए वल्कनाइज्ड रबर हो गया, बुना एस हो गया, बुना एन हो गया, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। नियोप्रीन हो गया, ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हो गया मेरा बढ़िया सा इंफॉर्मेशन इलास्टोमर के बारे में। सेकंड जो मैंने पहले बता दिया था आपको फाइबर के बारे में। फाइबर क्या होता है, तो फाइबर जो है ना एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागा जैसा आप समझ लो, थ्रेड मतलब धागा, बराबर ना, और उसी को फाइबर बोलेंगे आप यहाँ पर। तो ये कैसा है बच्चा, पॉलीमेरिक सॉलिड विच फॉर्म थ्रेड, polymeric solid which forms thread are called fibers and the fibers possess high tensile strength, इसमें मजबूती ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। which is a property to have a resistance to breaking under tension, मतलब अगर आप इस पे कोई वजन भी लगा दोगे, कुछ चीजें अगर इसके ऊपर, बोलते हैं ना कि अगर धागे कुछ चीजों को बांध दिया आपने तो भी वो मजबूती से होल्ड करके रखेगा, मतलब बियॉन्ड द रहेगा तो टूट ही जाएगा, बट अगर विद इन द रहेगा तो कहीं ना कहीं उसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो उसके अंदर कितना भी आप टेंशन थोड़ा दबाव लगा दो तो भी वो टूटता नहीं है, क्योंकि उसकी मजबूती ज्यादा रहती है। एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक जो होती है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्यों आती है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये दो लोगों की वजह से जनरली यहाँ पर ये फोर्स देखने के लिए मिलता है, या फिर ये मजबूती देखने के लिए मिलती है, स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर। और ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ कोर्स दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, मतलब थोड़े से सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स यार एग्जांपल में सारे अमाइड, जैसे नायलॉन 6, पॉलिस्टर के अंदर भी आप ये चीज को देखते हो जनरली, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6 अमाइड लिंकेज के अंदर तो होता ही है, साथ में पॉलिस्टर के अंदर भी ये चीज पाई जाती है, फाइबर की प्रॉपर्टी। अब आते हैं नंबर थर्ड, थर्मोप्लास्टिक। इंटरेस्टिंग है, पहली चीज ध्यान देना कि थर्मोप्लास्टिक मतलब जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं प्लास्टिक, जो ट्रांसपेरेंट थैली होती है ना आपकी, जो उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर उसको आप गर्म करेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, मेल्ट हो जाता है, फिर ठंडा करेंगे फिर वापस हार्ड बन जाता है, उसको रीयूज कर सकते हैं, शेप हम बदल सकते हैं, ठीक है, रिमोल्ड कर सकते हैं, बार बार यहाँ वहाँ जैसा शेप चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। क्या बोलते हैं उसको हम, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोलते हैं। तो ये है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो बेसिकली क्या है कि प्लास्टिसिटी जो होती है वो एक प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इजीली शेप्ड और मोल्डेड, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी, कि भाई आपने आसानी से उसको चेंज नहीं कर सकते हो। एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर कैपेबल ऑफ रिपीटेड सॉफ्टनिंग, बार बार आप उसको ठंडा करके हार्ड बना सकते हो और गर्म करके क्या कर सकते हो, उसको सॉफ्ट बना सकते हो, मतलब ये बार बार कर सकते हो। अगर कोई प्लास्टिक को गर्म किया आपने तो मेल्ट हो गया, लिक्विड बन गया, लिक्विड बना दिया, उसको थोड़ा सा ज्यादा प्लास्टिक गर्म किया तो आपने बॉल बना दिया, प्लास्टिक को गर्म कर करके आपने क्या किया, बॉल बना लिया। अब बॉल को फिर गर्म किया तो वापस मेल्ट हो गया, फिर जो चाहेंगे वो बना सकते हैं। तो बार बार आप उसको सॉफ्ट और हार्ड बना सकते हो। दीज पॉलीमर पॉसेस मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट आर इंटरमीडिएट, ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसकी प्रॉपर्टी लाई करती है किसके बीच में बच्चा, बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जांपल पॉलीथीन हो गया, पॉलिस्टीरीन हो गया, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको, या पॉलीविनाइल हो गया, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक के अंदर एक चीज और ध्यान देना कि ये लीनियर या ब्रांच पैटर्न में जनरली देखने के लिए मिलते हैं। जो अगला है वो है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होता है, जैसे हमने बताया कि ये एक ऐसा पॉलीमर होता है जो कहीं ना कहीं हार्ड पॉलीमर माना जाता है। थर्मोसेटिंग जो होता है, दे आर रिजिड पॉलीमर, नाम में छुपा हुआ रिजिड पॉलीमर। ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग शेप्ड, मतलब जब इसको हम बनाते हैं फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर, जब ये मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है, तभी आपको जो शेप देना दे दो, ऑन हीटिंग गर्म करते समय जो देना दे दो, क्योंकि एक बार वो हार्ड हो गए तो वाइल हॉट गर्म करने के बाद भी वो हार्ड ही रहेंगे, ठीक है। एंड वंस हार्ड एंड दिस बिकम्स इनफ्यूजिबल, तब उसको आप तोड़ नहीं सकते, उनको आप मेल्ट नहीं कर सकते, इनफ्यूजिबल हो जाएंगे एंड कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग एंड देयरफॉर, और इसीलिए दे कैन नॉट बी रिमोल्डेड, इनको अलग अलग शेप नहीं दे सकते हम लोग, चाहेंगे तो भी हम इनको अलग अलग शेप नहीं दे सकते। तो ये अपने दिमाग में सेट करना है, ये अपने दिमाग में बिठा लो क्या बोल रहा हूं मैं। चीजें क्लियर हो रही है एकदम अच्छे से, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ सर चीजें समझ में आ रही है क्या है, ठीक है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, मतलब इसमें क्या पॉइंटर्स मुझे बोलने हैं कि यार ये सबसे पहले रिजिड पॉलीमर है। दूसरी बात, इनको जब हम प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन, जो शेप देना है देयर शेप गोइंग टू बी फिक्स्ड, और इनको आप ये सोचो कि मैं बार बार इनको चेंज करूं इनका शेप, तो नहीं, ये इनफ्यूजिबल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स
दे कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग एंड देयरफॉर दे कैन नॉट बी रिमोल्डेड, इनको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते। और बोल सकते हैं कि भाई दिस कैरेक्टरिस्टिक इज रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग, किसकी वजह से आता है ये, तो क्रॉस लिंकिंग बाय कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड इन द मोल्ड्स ड्यूरिंग हार्डनिंग और सेटिंग प्रोसेस व्हाइल हॉट, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप ऑब्जर्व करेंगे यार, अगर हम क्रॉस लिंकिंग के अंदर पाया जाता है और ये जो शेप बदलने का जो प्रोसेस है वो इसमें वैलिड नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकिंग। एग्जांपल के लिए जैसे कि बैकेलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स हो गए, ऐसे कुछ हमें एग्जांपल्स यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन नंबर 4। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ मोनोमर, बोल सकते हो या थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर दे कि यार बेस्ड ऑन डिफरेंट मोनोमर किस प्रकार का मोनोमर यूज होने वाला है। तो बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोनोमर किस प्रकार का मोनोमर यूज करने वाला हूं, मतलब अगर मैं एक ही टाइप का मोनोमर बार बार यूज करूंगा तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। तो यहाँ पर प्यारा सा आंसर है, तो पॉलीमर विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट आर कॉल्ड होमोपॉलीमर। सोचो क्या बोल रहा है कि भाई अगर एक ही टाइप का, सिर्फ एक टाइप का रिपीटिंग यूनिट बार बार यूज हो रहा है तो हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। जैसे कि इथीन बन गया पॉलीथीन, विनाइल क्लोराइड बन गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक्रिलोनाइट्रिल बन जाएगा पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल, मतलब एक ही टाइप का मोनोमर है बार बार यूज हो रहा है। तो ऐसे यहां पर कॉन्सेप्ट समझने, एंड यूजुअली दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल मोनोमर, ये लोग सिंगल मोनोमर से बनते हैं। जैसे कि पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्ट्रीन हो गया, ऑर्लॉन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सब उसके एग्जांपल्स रहेंगे। सर कोपॉलीमर या फिर हेट्रोपॉलीमर क्या होता है, तो ऑफ कोर्स यार मोर देन वन की बात हो रही है, मतलब कि द पॉलीमर, ध्यान से देखो जरा, द पॉलीमर विच हैव टू और मोर टाइप्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड, दो या दो से ज्यादा होंगे, आर कॉल्ड कोपॉलीमर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कोपॉलीमर होंगे एंड दे आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। तो भाई दो या दो से ज्यादा होंगे तो कोपॉलीमर होगा, और उसको हम हेट्रोपॉलीमर के नाम से भी जानते हैं, बुना एस और बुना एन, ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि कोपॉलीमर इज ऑल्सो नोन एज copolymer is also known as heteropolymer, ठीक है। तो ये हेट्रोपॉलीमर के नाम से जाना जाता है जनरली, जैसे कोपॉलीमर है वैसे हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना अगला क्लासिफिकेशन। अब हम बात करने वाले हैं बायोडिग्रेडेबिलिटी के बेस पर क्लासिफिकेशन का पैटर्न। जैसे कि आप जानते हो कि बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब है कि जनरली अगर कोई पॉलीमर जो जिसको एनवायरनमेंट में जो बैक्टीरिया है अगर उसको डिकम्पोज कर दे तो हम बोलेंगे ये बायोडिग्रेडेबल है, और अगर डिकम्पोज नहीं कर सकते तो हम बोलेंगे ये एनवायरनमेंट में पड़े रहेंगे वैसे का वैसे, एक्यूमुलेशन का वैसे का वैसे रहेगा, एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट होते रहेंगे, जमा होते रहेंगे, जैसे प्लास्टिक है तो उनको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो भाई यहाँ पर दो चीजें देखने के लिए मिलती है, बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी या बेस्ड ऑन डिग्रेडेबिलिटी भी बहुत जगह पे बोलते हैं, चलेगा एक ही बात है। बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी क्या है सर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, द पॉलीमर विच डिकम्पोज ऑन इट्स ओन इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। एग्जांपल्स बड़ा लिमिटेड है, जैसे कि पीएचबीवी हो गया, नायलॉन टू नायलॉन 6 हो गया, स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेना है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात करेंगे तो द पॉलीमर, ध्यान से देखो, the polymer which do not decompose and accumulate in the environment is called non biodegradable polymer। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल पॉलीथीन, एग्जाम्पल पॉलीथीन, पॉलीथीन तो आपने देखा होगा कि भाई प्लास्टिक, बोलते हैं ना कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है अर्थ के लिए, यस और नो, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आएगा। तो ये तो हो गया पूरा क्लासिफिकेशन। अभी जो मैंने कराया बड़े आराम से चल रहे हैं हम लोग चैप्टर में, बड़े आराम से इसलिए चल रहे हैं, चैप्टर भी छोटा है और कंसेप्ट समझने का यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि पूरा थियरी चैप्टर है, आपको समझने के बाद भी आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो खुद से चेक करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई डेरिवेशन होता है तो भाई ऐसा होता है कि सर ने समझा दिया, अब मैं अपने आप से बना के लेफ्ट राइट करके लिख लूंगा। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि यार जब लिखने जाता हूं तो सेंटेंस से समझ में आता क्या लिखूं। बहुत बार ऐसा हुआ रहेगा, कमेंट करो ऐसा कितने कितने लोगों के साथ में हुआ है कि सर आप पढ़ाते हो समझ में आ जाता है लेकिन जब हम लिखने जाते तो हमको सेंटेंस ही नहीं पता चलता है। उसका रीजन ये कि बच्चा समझने के बाद आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब वो सेंटेंस दिमाग में घूमेगा। अच्छा आपने बोला
फाइबर, तो फाइबर शुरू कहां से करें, अच्छा आप समझ में आ रहा है, फाइबर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है कि नहीं, फिर इट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो अब तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इट कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है कि नहीं, इट हैविंग वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये सब चीजें तो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। अदरवाइज आपको लगेगा सर आपने पढ़ाया तो समझ में आ रहा था लेकिन लिखने को कुछ नहीं हो रहा है मुझे, तो ये चीजें तब समझ में आएंगे जब आप बार बार उनको रिवाइज करोगे। तो लेक्चर देख लिए, कंसेप्ट समझ लिया, अब उनको रिवाइज करो बार बार, पीडीएफ लेके यूज करो, टेक्स्ट बुक लेकर यूज करो, ठीक है, और आंसर को ओरली बोलने की प्रैक्टिस करो। आप लिखने का तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन ओरली बोलने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। थियरी आंसर को हमेशा ओरली बोलने की प्रैक्टिस करो। क्या आप बोल सकते हो क्या, अगर आप बोल सकते हो तो एग्जाम में लिख सकते हो, इसकी तो गारंटी है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे सर, तो अब हम आते हैं नेचुरल रबर क्या होता है। थोड़ा सा अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जरा सा, कि एक्चुअली अगर मैं बोलूं आपसे तो भाई नेचुरल रबर क्या होता है, व्हाट इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर हम क्या बोलेंगे जरा बोलो। तो नेचुरल रबर की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि यार नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है, ध्यान से देखना जरा, मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, जो नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और वो होता है आइसोप्रीन। ध्यान से देखना जरा, क्या होता है बच्चा, आइसोप्रीन होता है। सर ये आइसोप्रीन दिखता कैसा है, तो आइसोप्रीन जनरली ये होता है आइसोप्रीन, देख लो, इसको बोलते हैं आइसोप्रीन, और इसको हम यहां पर लिख सकते हैं आयुपैक नेम में 2 मिथाइल, ध्यान से देख लो जरा, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, हमें ये देखने के लिए मिलता है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। ये जो है हमारा प्रॉपर आइसोप्रीन, या फिर कह सकते हैं कि नेचुरल रबर का मोनोमर है। जब इसको हम बहुत बार मिलाएंगे तब इसकी मदद से बनता है नेचुरल रबर, चलेगा। तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो, अच्छे से दिमाग में एकदम बिठा लो। तो नेचुरल रबर क्या होता है जनरली, तो नेचुरल रबर एक हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड है, ऑफकोर्स उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा काफी ज्यादा होगा। तो नेचुरल रबर की अगर मैं बात करूंगा तो नेचुरल रबर के बारे में थोड़ा सा देख लो। नेचुरल रबर इज अ हाई मॉलिक्यूलर मास लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन से बना हुआ पॉलीमर है, एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास वेरीज फ्रॉम 1,30,000 से लेके 3,40,000 तक इसका मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, दैट इज डिपेंड अपॉन द नंबर, ठीक है, जो कि 2,000 से लेके 5,000 मोनोमर का नंबर हो सकता है, समझे कि नहीं, इस तरह से। तो ये एक जनरल आइडिया दिया हुआ है। साथ में ये भी समझना है कि जो नेचुरल पॉलीमर होता है या जो नेचुरल रबर होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है सर, तो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड हमने देखा अभी भी आइसोप्रीन के अंदर, उसके क्रॉस में सिस और ट्रांस का पैटर्न देखने के लिए मिलता है। तो हमें जो यहाँ पर मिलता है वो सिस मिलता है। तो पॉली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल हैविंग सिस कॉन्फिगरेशन, ये हमें सिस कॉन्फिगरेशन का मिलता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस में। ये देख लो इस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस में सिस मिलेगा, एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्स। सर ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये है क्या, रबर है, और हमने तो स्टार्टिंग में पढ़ लिया था इलास्टोमर में ही कि भाई इलास्टोमर के अंदर वीक वंडरवॉल फोर्स पाया जाता है, क्योंकि इलास्टोमर की प्रॉपर्टी वही है, अगर वीक वंडरवॉल फोर्स नहीं होगा तो वो खींचेगा ही नहीं, उसका जो लंबाई बढ़ता है ना बच्चा वो बढ़ेगा ही नहीं। तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो फोर्स अवेलेबल होने वाला है कि नहीं, फोर्सेस एंड हैज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो ये हो गया पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई पहले इसके अंदर सिस कॉन्फिगरेशन मिलता है और इसके अंदर जो फोर्सेस होंगे वो वीक वंडरवॉल फोर्स होंगे। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि इट कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के जैसे क्या होगा बच्चा, स्ट्रेच हो जाएगा, एंड एग्जिबिट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी, और इसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इलास्टोमर है, नेचुरल रबर है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी तो रहने वाली है। तो ये हो गया रबर के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, मतलब रबर को अगर मुझे हार्ड बनाना है, अभी जो हम रबर लेते हैं ट्री से वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब दही जैसा होता है। दही देखा आप लोगों ने, कर्ड दही जैसा होता है, आप ट्री से निकालते हो बिल्कुल दूध दही जैसा एकदम, आपको व्हाइट व्हाइट उसका थक्का बोलते हैं हम लोग, जैसे दही होता है ना वैसा ही होता है। अब यार वैसा हमारे पास रबर है और हमें बोला जा रहा है कि टायर बनाना है इस रबर से, कैसा पॉसिबल है। तो उसके अंदर बच्चा सल्फर डालते हैं या और बहुत सारे केमिकल डालते हैं और उसको हार्ड बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन। क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन बोलते हैं। मतलब वल्कनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम रबर की प्रॉपर्टी को इंप्रूव करते हैं, रबर का जो बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी हो तो उसको हम और ज्यादा बढ़ाते हैं। और इसकी शुरुआत की थी चार्ल्स गुडियर नाम के केमिस्ट ने, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो रबर की प्रॉपर्टी को बढ़ाने को ही हम बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो अगर एग्जाम में आ गया वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बताओ तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए।
ऊपर तो मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस बाय विच अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इन इलास्टोमर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। इसके आगे आंसर कंटिन्यू चलेगा, बट ऊपर क्या बोला, ऊपर इंफॉर्मेशन दिया कि टू इंप्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रबर अ प्रोसेस ऑफ वल्कनाइज कैरिड आउट, जो कि 1839 में अमेरिकन इन्वेंटर ने इन्वेंट किया था, जिसका नाम था चार्ल्स गुडियर। तो उन्होंने स्टार्ट किया था, यहाँ पे लिखा है चार्ल्स गुडियर ने स्टार्ट किया था। प्रोसेस क्या है सर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते किसको है, तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पर मैं नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक इंट्रोड्यूस करता हूं रबर के अंदर, मतलब रबर के अंदर नॉर्मल बॉन्ड नहीं चलेगा, क्रॉस लिंकिंग वाली बॉन्ड होनी चाहिए। सर उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कुछ इफेक्ट जो है ना बच्चा बदल जाएंगे। द प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ वल्कनाइजेशन इनहेंसेस द प्रॉपर्टी, कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना बच्चा इफेक्ट जो है वल्कनाइजेशन की वजह से हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनहेंस कर देते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को इनहेंस करते हैं, इनहेंस मतलब उसको बढ़ा देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी को, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, स्टिफनेस बढ़ जाएगी उसकी, इलास्टिसिटी उसकी बढ़ जाएगी, टफनेस बढ़ जाएगा, ये सब प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा, बढ़ जाती है, ठीक है, ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी में बहुत सारा चेंजेस आता है। जो कॉमन हम लोग केमिकल यूज करते हैं वो होता है सल्फर वल्कनाइजेशन। तो सल्फर हम मेजरली यूज करते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हमारे वल्कनाइजेशन में। क्या ये बात समझ में, यहां तक आपको लिखना होगा अगर वल्कनाइजेशन पूछा गया तो। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे हम कुछ पॉलीमर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉलीमर जो मैं ले रहा हूं यहां पर, लो डेंसिटी पॉलीथीन, एलडीपी। क्या है सर ये, क्या है, ध्यान से देख लो जरा, इजी है, एक बार देख लेंगे समझ जाएंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लो, चलिए मजेदार है। क्या बोल रहे हैं बच्चा, ये लो डेंसिटी पॉलीथीन की बात कर रहे हैं। सर ये क्या है एक्चुअली, लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या है। लो डेंसिटी पॉलीथीन मतलब ब्रांच वाला पॉलीमर। जैसे इथिन जो होता है ना बच्चा, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, जो इथिन होता है ना, इथिन हम ऐसा मानते हैं ना कि इथिन से पॉलीथीन बनता है, इथिन से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि पॉलीथीन दो टाइप का होता है, आप समझ रहे हो, एक होता है एलडीपी लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होता है एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन का मतलब ब्रांच पॉलीमर वाला पार्ट, इसलिए एग्जांपल में भी आपने देखा होगा ये ब्रांच होता है, और ये रहेगा आपका लिनियर चेन वाला। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत बच्चा। तो ये बताना चाह रहा हूं मैं कि बनता इथिन से ही है, लेकिन अलग अलग कंडीशन को यूज करने के बाद आपको एलडीपी मिलेगा, अलग कंडीशन पे आपको एचडीपी मिलेगा, खत्म कहानी। तो भाई क्या है, एलडीपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन, मतलब ये इथिलीन से ही बनता है। एलडीपी इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन से ही बनेगा, बस हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, लगभग 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर 350 से 370 केल्विन यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब सर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये ऐसा रहेगा, देखो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन और पेरोक्साइड, 350 से 370 केल्विन टेम्परेचर, 1000 से 2000 ATM प्रेशर, तब यहां पर मिल जाएगा LDP। फॉर्मूला नहीं दिखाना आपको, डायरेक्टली बस LDP लिख देना, कहानी खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत। इट इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर। ये पॉलीमर कैसा होता है बच्चा, इट इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर। ये ब्रांच पॉलीमर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, कोई दिक्कत, कोई डाउट। प्रॉपर्टी क्या होती है एलडीपी की, सर कुछ प्रॉपर्टी बताओगे, बिल्कुल बताएंगे बच्चा। प्रॉपर्टीज ऑफ एलडीपी की बात करेंगे तो यार एलडीपी जो लेयर होती है, दे आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होती है, बट टफ, केमिकली इनर्ट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंस, मतलब इसमें पानी वानी लगेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो नहीं करेगा, इसलिए इसका यूज कर सकते हैं हम लोग बहुत जगह पे। और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 110 डिग्री सेल्सियस के बाद ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, 110 के बाद जाएंगे तो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। सर इसका यूज कहाँ करते हैं, तो काफी ज्यादा इसका यूज होता है, देख लो इसका यूज कहाँ कहाँ पे दिया। तो यूजेस ऑफ एलडीपी की बात करेंगे तो एलडीपी इज मेनली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पाइप्स फॉर एग्रीकल्चर, सिंचाई के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ना पाइप, डोमेस्टिक जो पाइप होती है हमारे घरों में जो वाटर कनेक्शन के लिए जाती है, ठीक है। इंसुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक केबल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सबमरीन केबल इंसुलेशन, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो यूज्ड इन एक्सट्रूडेड फिल्म शीट मेनली फॉर पैकेजिंग एंड हाउस होल्ड यूज, लाइक प्रिपरेशन ऑफ स्क्वीज बॉटल हो गया, अट्रैक्टिव कंटेनर हो गए या टॉयज हो गए, ऐसे कुछ चीज़ों को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक यूज़ हो गया इसका एलडीपी का।
ऐसा ही कंसेप्ट आएगा किसके लिए, एचडीपी के लिए आएगा। तो एचडीपी का भी सेम कंसेप्ट है भाई, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की बात हो रहा है, यस इट इज अ लीनियर पॉलीमर, इट इज अ लीनियर पॉलीमर विथ हाई मॉलिक्यूलर या हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग पैटर्न में होता है। कैसे बनता है, तो प्रॉपर्टी अगर हम बात करेंगे तो एचडीपी इज अ क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट इन द रेंज ऑफ 144 टू 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये मेल्ट होता है। इट इज मच स्टीफर देन एलडीपी, एलडीपी से कहीं ज्यादा ये हार्ड होता है या स्टीफर स्टीफर होता है, एंड हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। तो एलडीपी से हर मामले में आगे होता है, इनफैक्ट इट इज मोर रेजिस्टेंट टू केमिकल्स देन एलडीपी। ध्यान से देखना बच्चा, ये केमिकल्स या फिर जो पानी होता है उसके कंपेयर में ये मोर रेजिस्टेंस होता है। मतलब ये अगर आप एलडीपी लेते हो और एचडीपी लेते हो तो एलडीपी शायद थोड़ा सा केमिकल के अगेंस्ट में थोड़ा कम वर्क करे, शायद केमिकल से रिएक्शन करके या केमिकल को रोक ना पाए, केमिकल अंदर चला जाए, लेकिन एचडीपी ऐसा नहीं करेगा, वो मोर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है सर, इसको बनाते कैसे हैं, तो वही सेम जैसे पीछे किया था आपने, तो ये कुछ इस तरह से ले लिया बच्चा आपने, यहां पर एंड टाइम। इसमें पॉलीमराइजेशन हम करने वाले जो सबसे बड़ी बात होती है कि इसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो काफी कम होता है, 6 to 7 के आसपास होता है, और ये बनाएगा क्या, एचडीपी बना देगा। ठीक है, तो लिखने के लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए, जनरली एग्जाम में आता नहीं है या ऐसे रिएक्शंस आएंगे नहीं, बस प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा, सब प्रॉपर्टी पढ़ के रखो। आते हैं यूजेस की तरफ। सर यूजेस क्या होता है, तो यूजेस ऑफ एचडीपी अगर मैं बात करूं तो यूजेस ऑफ एचडीपी में इंटरेस्टिंग है भाई। एचडीपी हाई डेंसिटी पॉलिथीन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज एंड अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक बकेट हो गया, जितनी स्ट्रॉन्ग चीजें होती है उसको बनाने में यूज होता है। डस्टबिन हो गया, बॉटल्स हो गए, पाइप्स हो गए। इट इज यूज टू प्रिपेयर लेबोरेटरी वेयर हो गया, क्योंकि इसका केमिकल पे असर नहीं होता है। ऑब्जेक्ट्स वेयर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस इज रिक्वायर्ड, जहां पर ज्यादा स्टिफनेस ज्यादा मजबूती चाहिए वहां पर भी हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया एचडीपी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब यहां से शुरू हो रहा है अदर्स केमिकल के बारे में इंफॉर्मेशन, जहां पर हम रिएक्शन को भी देखेंगे तो मजा आने वाला है। जैसे कि टेफ्लॉन है, अब टेफ्लॉन के बारे में क्या बोलना है, तो टेफ्लॉन का रिएक्शन देख लो कि भाई टेफ्लॉन को बनाने के लिए हम क्या लेने वाले हैं, CF2। ध्यान से देखना जरा, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी। इस तरह से ये एन टाइम ले लिया, इसका अब हम पॉलीमराइजेशन करने वाले। दो चीज हमारे पास, एक तो होगा भाई पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, या फिर इसमें हम अमोनियम पर सल्फेट भी लेते हैं। अमोनियम पर सल्फेट के प्रेजेंस में भी मैं क्या करूंगा, पॉलीमराइजेशन करूंगा। ठीक है, तब जो है मेरा जो आंसर आएगा, ठीक है, और आगे और पीछे देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड गायब हो गया, तो आगे और पीछे आपको क्या मिलेंगे, ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, चेक करो जरा, आप ऐसे कर सकते हैं। कोई डाउट, इसको हम बोलेंगे टेफ्लॉन। कोई दिक्कत, कोई डाउट, यस। तो टेफ्लॉन क्या है सर, इट इज अ टफ केमिकली इनर्ट, ये टफ है, केमिकली इनर्ट और रेजिस्टेंस टू हीट एंड अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट। मतलब इनके ऊपर कोरोसिव रिएजेंट आ जाए, जैसे एसिड वेसिड भी गिर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रेजिस्टेंस का मतलब उनको रोक देते हैं ये लोग। ठीक है, टफ होते हैं, और ऑफ कोर्स यार क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके अंदर CF की बॉन्डिंग है। आपको पता है CF का बॉन्ड बहुत ही छोटा होता है, टूटता नहीं है जल्दी, तो CF की बॉन्डिंग स्मॉल होने की वजह से ये टूटता नहीं है, इसीलिए CF बॉन्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय कोरोसिव अल्कली या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसलिए इसका यूज करते हैं हम लोग मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर हो गया, ऑयल सील गैसकेट्स हो गया, पेट्रोल वेट्रोल भी ले जाते हैं तो हम लोग उसके ढक्कन कुकर में लगाते हैं, या फिर नॉन स्टिक कुकवेयर हो गया, जो घर में हम लोग जो खाना वाना पकाने के लिए जो बर्तन यूज करते हैं उसके ऊपर जो लेयर लगती है, तो वो सब के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद बात होने वाली है एक अलग टाइप के पॉलीमरेशन की, जिसका नाम है पॉली एक्रिलोनाइट्रिल। बहुत सारे इसके नाम होते हैं। पॉली एक्रिलोनाइट्रिल कैसा दिखेगा, इसको बोलते हैं, एन टाइम लेंगे तो इसको बोलते हैं एक्रिलोनाइट्रिल।
एक्रिलो नाइट्रिल एक नाम हो गया। दूसरा जो नाम आता है विनाइल साइनाइड बोलते हैं, ठीक है, यह है विनाइल साइनाइड। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या किया बच्चा कि पॉलीमराइजेशन किया, वैसे ही मेरा आंसर बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ये आपका कंटिन्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? इसको हम बोलेंगे पॉली एक्रिलो नाइट्रिल, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं PAN के नाम से भी जाना जाता है, या पॉलीविनाइल साइनाइड भी बोल सकते हैं इसको हम। और ये जो होता है ना, ऊन होता है ना, ऊन जो स्वेटर बनाते हैं हम लोग, उसकी जगह पे हम इसको यूज करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट। तो पॉली एक्रिलो नाइट्रिल रिसेंबल्स वूल एंड हेंस इट इज यूज्ड एज अ वूल सब्स्टिट्यूट एंड मेकिंग फॉर ऑर्लॉन और एक्रिलिन। तो इसके बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बढ़िया बच्चा, ऑर्लॉन एक्रिलिन बनाने के लिए, मतलब कंबल वंबल जैसे हो गया, उन सब ब्लैंकेट वगैरह जैसे हो गया, उनको बनाने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट है नायलॉन 6। ओ भाई मजा आने वाला है सर। नायलॉन 6, बिल्कुल नायलॉन 6 पढ़ने वाले ध्यान से देखते चलो, चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी एकदम। नायलॉन 6 में क्या चाहिए हमें, एक तो हमको चाहिए हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। देखो ध्यान से, ये जो दिख रहा है इसको बोलेंगे हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, और इसमें हम मिलाएंगे एडिपिक एसिड। ये जो दिख रहा है ये है एडिपिक एसिड, ठीक है। इनको सबसे पहले मैं आपस में मिलाऊंगा, और इनकी मदद से, इनको रिएक्ट नहीं करा रहा हूं, इनको मैं सिर्फ मिला रहा हूं आपस में। तो इनको जैसे ही मैं मिलाऊंगा तो यहां पर सिंपल, यहां से H निकल कर इसके पास चला गया, यहां से H निकल के इसके पास चला गया, ठीक है। यहां पे आप नाम लिख सकते हैं कि इसका नाम है हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, और इसका नाम है एडिपिक एसिड। तो अब जो आंसर बनेगा वो कहीं ना कहीं बनने वाला है नायलॉन सॉल्ट। ध्यान से देखना जरा, वो कैसा दिखता है। ये NH2 के पास जब एक H आएगा तो ये बन जाएगा NH3+, देखो जरा यहाँ पे, इसका H चला गया तो ये बन जाएगा OOC, फिर ये यहाँ पर आ गया COO, तो ये बन जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर अब होने वाला है प्रॉपर पॉलीमराइजेशन, अब होगा प्रॉपर पॉलीमराइजेशन विद द लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो एन टाइम H2O जो है बच्चा वो बाहर जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहां से क्या होगा, H2, ध्यान से देखो जरा, और यहां से O बाहर जा रहा है, फिर यहां से H2 और यहां से O बाहर जा रहा है। जो मैं मार्किंग कर रहा हूं उसको ध्यान से देखो, वो काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपको एग्जाम में। यहां से H2, यहां से O, मार्किंग को ध्यान से देखो, ये डबल लाइन मतलब यहां से H2, यहां से O, यहां से H2, यहां से O। तो अब जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, इसको तो नायलॉन सॉल्ट बोलते हैं। इसका नाम क्या है, नायलॉन सॉल्ट। इसको हम बोलेंगे नायलॉन सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन है कि सर ये जो दिख रहा है उसका क्या, तो यहां पर बच गया है NH, देखो NH बच गया, CH2 6 टाइम, फिर ये भी बन जाएगा NH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर इसको भी हम बोलेंगे CH2, कितनी बार है, 4 बार है, फिर C डबल बॉन्ड O। अब ये तो चला गया बाहर, तो भाई इतने को हम बोलेंगे कि इसको हम बोलेंगे भाई, इस समय जो दिख रहा है मुझे वो नायलॉन 6,6 है। क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत हो रही किसी को कहीं पर भी? यस, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ लिखना चाहते हैं? बिल्कुल, नायलॉन 6,6 में 6 और 6 क्या है, तो ये मोनोमर में जो 6 कार्बन है वही है। इट इज अ हाई मॉलिक्यूलर मास, लगभग 1 लाख या 12,000 से लेके 12,000 बराबर से लेके 50,000 तक होते हैं। लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर जैसा नेचर दिखाएंगे। इट पॉजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट डज नॉट सोक इन वाटर, एंड ऑफ कोर्स इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग शीट, ब्रिस्टल फॉर ब्रशेस। जो ब्रशेस होते हैं बच्चा उन सबको बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ब्रिस्टल फॉर ब्रशेस हो गए, या फिर सर्जिकल स्ट्रक्चर्स हो गए, टेक्सटाइल फैब्रिक, मतलब समझ रहे हैं,
जो ऑपरेशन करने के लिए जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज होते हैं। टेक्सटाइल फैब्रिक हो गया या फिर जो ब्रशेस हो गए, शीट हो गया बनाने के लिए। और 6,6 में 6 क्या है सर? तो अगर आप देखेंगे तो पहले मोनोमर में भी 6 कार्बन, देखो यहाँ पर ये 6 कार्बन, यहाँ पर भी 4 5 6 कार्बन। तो 6,6 में 6 क्या है बच्चा? 6 कार्बन का अटैचमेंट है बेसिकली। नायलॉन 6 की तरफ आते हैं। क्या होता है सर नायलॉन 6? नायलॉन 6 इज बेसिकली अ कैप्रोलैक्टम वाला हिसाब किताब है। C डबल बॉन्ड ONH, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH2, ध्यान से देखते चलो, और ये है CH2। ठीक है, इसको हमने क्या किया? N टाइम ले लिया। इसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। इसका हम करने वाले हैं पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करते हैं जनरली, तो इसको हम करेंगे भाई पॉलीमराइजेशन। मैंने कर दिया, कुछ होता नहीं है ये। देखो यहाँ पर जनरली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें अगर इसको अटैचमेंट देखो तो ये अल्फा हो गया, समझो ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, ये मेरा गामा हो गया, ये डेल्टा हो गया। उसके बाद एप्सिलॉन आता है जो कि अलग इस तरह से अटैच है फंक्शनल ग्रुप से, तो इसलिए इसको नाम दिया एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। जब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये डबल, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना C डबल बॉन्ड ONH, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। देखो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ से टूट गया तो क्या बन जाएगा? स्ट्रेट चेन बन जाएगा। बस उसी स्ट्रेट चेन को हम बोलेंगे नायलॉन 6। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? NH से कर दें चलेगा। देखो यहाँ पर NH से करते हैं और ये पूरा लिख देते हैं NH 1 2 3 4 5, देखते चलो 5, और लास्ट में C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर भी क्या होगा कि 6 कार्बन इंडिकेट्स नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 इज बेसिकली 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, आप देख सकते हो यहाँ से चालू किया 1 2 3 4 5, उसके बाद C डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर नायलॉन 6 के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। द नेम नायलॉन 6 इज गिवन आउट ऑन द बेसिस ऑफ 6 कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मोनोमर यूनिट। आप देख रहे हो किसके बेसिस पर भाई? 6 कार्बन है। ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लस्टर प्रॉपर्टी, चमक और मजबूती होने की वजह से इसका यूज हम करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर में। टायर कॉर्ड, फैब्रिक एंड रोप, नायलॉन की रस्सी आपने सुनी होगी, चमक होती है एकदम। ठीक है, टायर के कॉर्ड में, टायर के अंदर भी हम धागे का यूज करते हैं उसको थ्रेडिंग करने के लिए या टायर को मजबूत बनाने के लिए, तो उसमें नायलॉन का यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारे लिए नायलॉन 6 के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आएगा धीरे धीरे पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? टेरिलीन डेक्रॉन, ये वर्ड आप सुनेंगे तो इनको अच्छे से दिमाग में सेट करके चलो। जब मैं पॉलिस्टर वर्ड बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि मेरे पास टेरिलीन वर्ड भी है। पॉलिस्टर के अंदर टेरिलीन इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, जिसको हम डेक्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, हालांकि टेरिलीन के अंदर और भी एक दो लोग आएंगे, तो जैसे कि यहाँ पर एक PET करके भी आता है, ये भी टेरिलीन के, टेरिलीन नहीं पॉलिस्टर के अंदर आता है। फिलहाल मुझे टेरिलीन के ऊपर फोकस करना है। इसमें 2 मोनोमर यूज करने वाला हूं। पहला मोनोमर क्या है देख लो, इथिलीन ग्लाइकॉल। ये है इथिलीन ग्लाइकॉल। इसमें मैं मिलाने वाला हूं टेरेफैथिलिक एसिड। कैसे मिलाएंगे भाई? इस तरह से, इस तरह से देखो दिख रहा है, टेरेफैथिलिक एसिड इसको बोलते हैं। इसका हम क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करने वाले हैं। N टाइम्स ले लो। किसके प्रेजेंस में करते हैं? तो इसका पॉलीमराइजेशन स्पेसिफिक कंडीशन में होता है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि कैटलिस्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर है। जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, इसका हम क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका हम करने वाले हैं पॉलीमराइजेशन। किसके प्रेजेंस में? जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी, जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है सर, क्या होने वाला है इसके अंदर? इनका नाम बताओ क्या है? इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलेंगे? इथिलीन ग्लाइकॉल। इसको क्या बोलेंगे? टेरेफैथिलिक एसिड। चीजें क्लियर हो गई एकदम? क्या बनेगा सर? ऑब्वियस है यार, यहां से H, यहां से OH, देख लो फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ से OH ले लिया, यहाँ से H ले लिया, कहानी खत्म, पानी बाहर। वैसे यहाँ से OH ले लिया और वहाँ से H ले लिया। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आंसर बन रहा है। अगर यहाँ से OH चला गया तो बचा क्या, CH2 और यहाँ से भी OH जा चुका था, यहाँ पर क्या बचा, O बचा है, और ये O से अटैच हो गया C डबल बॉन्ड O। फिर ये बेंजीन रिंग पूरा बचा हुआ है, और इस बेंजीन रिंग के आगे जो है C डबल बॉन्ड O बचा है सिर्फ, सॉरी इस तरह से बचा है। आगे O आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपने क्या बोला है कि यहाँ से OH निकाल रहे हो और यहाँ से H निकाल रहे हो, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि यहाँ से OH निकाल रहे हो और यहाँ से H निकाल रहे हो। ये सर्कल में रहने देता हूँ ताकि आपको कलर और बॉक्स ये सब आपको हाईलाइट करेंगे क्या बाहर जा रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस में बाय डिफॉल्ट n टाइम्स ऑफ H2O जो है कि बाहर जा रहा है, ठीक है, तो माइनस n टाइम्स ऑफ पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। आंसर क्या बन गया, टेरिलीन, इसी को बोलते हैं डेक्रॉन, दैट इज टेरिलीन। कौन सा लिंकेज है इसके अंदर, ईस्टर लिंकेज। देखो ये इसको बोलते हैं ईस्टर लिंकेज। कोई दिक्कत, कोई डाउट, चीजें आसान हो रही हैं, बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। तो अब आते हैं पीईटी के बारे में। सर ये क्या होता है, पीईटी जो होता है इसका फुल फॉर्म देख लो, एग्जाम में 1 मार्क के लिए आ सकता है, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट, ठीक है। ये एक बोल सकते हो कि यार इसकी इंटरेस्टिंग चीज होती है, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में आएगा। बट उससे पहले, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, तो इसको जरा मैं हटा देता हूँ पहले, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे सर इसका इन्फॉर्मेशन दे रहे हो क्या, नहीं ये इन्फॉर्मेशन इसका नहीं है भाई, थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं फिलहाल मैं पॉलीमर के बारे में जरा पढ़ लेता हूँ पहले। पॉलीमर में जो टेरिलिन है, पहले उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि टेरिलिन का जो प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं। तो टेरिलिन हैविंग रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लगभग 265 डिग्री सेल्सियस पे, एंड इट इज रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड वाटर। ऑफ कोर्स केमिकल और वाटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग व्रिंकल फ्री फैब्रिक, तो भाई ब्लेंडिंग विद कॉटन, हम बोलते हैं ना तेलीकाट की साड़ी, उसको टेरिकॉट बोलते हैं, ठीक है, सिकुड़न नहीं आती जनरली। एंड वूल, टेरी वूल वाला भी हम यूज करते हैं, एंड ऑल्सो ग्लास रेनफोर्स मटेरियल में यूज करते हैं फॉर सेफ्टी हेलमेट, हेलमेट के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। अब इसके बाद पीईटी की हम बात करेंगे। तो पीईटी का फुल फॉर्म क्या था, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो इसको, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट, जिसको पीईटी बोलते हैं। ये एक ट्रेड नेम है जिसका थर्मोप्लास्टिक के अंदर कैटेगरी के अंदर इसको डालते हैं हम लोग। मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक विच इज अनदर ट्रेड नेम ऑफ पॉलिस्टर, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी आर्टिकल, स्पेशली बॉटल, जेम्स, पैकेजिंग, कंटेनर, इन सब के लिए यूज करते हैं। फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में जो मुझे लग रहा है, पीईटी का फुल फॉर्म क्या है, तो भाई पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट, और इसका यूज कहां पर होता है, ठीक है, वो ध्यान देना। चलिए आते हैं बैकेलाइट कैसे बनता है। आगे एग्जाम में बैकेलाइट कैसे बनता है, तो आपको एक प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा। बैकेलाइट बनाने के लिए आपको 2 चीजें लेनी है, पहला फिनॉल और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। इनको जब हम आपस में मिलाएंगे, अब बेसिकली बहुत बार ये लोग हैं एन टाइम्स होते हैं, तो भाई एक तो ये फिनॉल है, पहली बार क्या होगा CH2 और यहां से H चला गया तो CH2OH। देखो ये CH2 है और ये O है और ये H मिलके क्या बन जाएगा, देखो बहुत लोग सोच कौन सा H की बात कर रहे हो, यहाँ पर पता ना आपको H अटैच है, तो ये वाला H इसके पास चला गया, और ये क्या है CH2, तो CH2OH ऐसे अटैच हो जाएगा। ऐसा कितनी बार होगा सर, अरे सर ये एन टाइम में तो बहुत बार होने वाला है, बिल्कुल सही, बहुत बार होगा, हर जगह पर होगा, इसलिए आपको देखने के लिए मिलेगा ये वाला पैटर्न एक बार, फिर ये वाला पैटर्न दूसरी बार, जहां पर आप देखेंगे कि ये OH है और यहां पर, फिर यहां पर, ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पर।
दिख रहा है बच्चा? इस तरह से बनेगा, मतलब बहुत बार बनेगा, क्योंकि ये सब कंपोनेंट n टाइम्स होते हैं। अब इसमें से एक को उठा लो, इसको उठा लो, और इसको उठा के हम क्या करेंगे बच्चा, आपस में मिलाएंगे कई बार, इसका पॉलीमराइजेशन कर देंगे, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो एक बड़ी बेहतरीन चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं नोवोलैक। दिखा रहा हूं मैं, इसको जब हम आपस में n टाइम मिलाकर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनाएगा बच्चा, नोवोलैक बना देगा। देखो कैसे बनता दिखता है नोवोलैक, ये कुछ इस तरह से रहेगा OH। अब यहाँ पर है मेरे पास CH2OH, फिर यहाँ पर अटैचमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि यार ये इस तरह से है, देख लो पहले, इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर भी क्या है, OH, और यहाँ का H, तो यहाँ का H, यहाँ का OH, पानी बाहर। आप समझ पा रहे हो? तो पानी जब बाहर गया तो मतलब सर आपके कहने का मतलब है कि यहाँ से CH2 डायरेक्टली किसी और के CH2 से बॉन्ड बनाएगा। बोलो समझ में आया? ऐसा बोलो, समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है एकदम अच्छे से? देख लो, चीजें क्लियर हो रही है? ये पैटर्न समझना है आपको, ठीक है? इसको बोलते हैं नोवोलैक। क्या बोलेंगे बच्चा? नोवोलैक बोलेंगे। और बैकेलाइट सर कैसे बनता है? तो भाई बैकेलाइट के लिए ना बस इस नोवोलैक के अंदर ही अब जो बचे हुए पीछे के जो कंपोनेंट तो उसको मिक्स कर दो एकदम। ये सब जो कंपोनेंट दिख रहा है इस नोवोलैक के अंदर मिक्स कर दो। मतलब सर बैकेलाइट बनाने के लिए नोवोलैक पहले लेना पड़ेगा। आप ये समझ लो कि नोवोलैक इस तरह से मैंने ले लिया, और इसके अंदर मैंने बाकी चीजों को उल्टा करके अटैच कर दिया। जैसे कि ये है मेरे पास OH के बाजू में CH2। इस बात का ध्यान देना कैसे अटैचमेंट हो रहा है, ठीक है? यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर CH2, यहां पर इस तरह से OH, ठीक है? फिर यहां पर CH2, ध्यान से देखना बच्चा, फिर यहां पर CH2। अब इसके नीचे मैंने इसको उल्टा करके अटैच कर दिया। मतलब सर इसके नीचे आ जाएगा CH2, और यहां पर आ जाएगा OH, और इसके रिस्पेक्ट में यहां पर भी आ जाएगा OH। बोले समझ में आ रहा है कैसे अटैच हो जा रहा है? देखो यहां पर जब इसको मैं उल्टा करूंगा ऐसे, तो ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, बराबर, OH यहां चला गया। तो आप ये समझो कि जब ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में CH2 यहाँ पर, तो ये तो आगे बढ़ेगा और ये भाई सब ऊपर नीचे अटैच होने लगेंगे। मतलब ये ऐसा, ये ऊपर नीचे ऐसा अटैच हो जाएगा। फिर यहीं पर सेम चीज आएगी, देख लो, CH2, इस तरह से, फिर यहां पर कौन आएगा, OH, इसके रिस्पेक्ट में CH2, फिर यहां पर CH2। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अच्छे से समझ में आ रही है? बढ़िया लेवल पे समझ में आ रही है? इसको हटा दो जरा, बॉन्ड को हटा देते हैं पहले, बॉन्ड बाद में लगाएंगे, इस तरह से। तो ये CH2 इस तरह से जुड़ गया, यहाँ पर आ जाएगा OH, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH2, और ये कंटिन्यू। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चा, यहाँ पर आप लगा सकते हैं कि CH2 कंटिन्यू हो गया। इसको हम बोलेंगे बैकेलाइट, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये होल बैकेलाइट हो गया, ठीक है? एग्जाम में बहुत सोच समझ के बनाना अगर आया तो, क्योंकि बुक में कहीं कहीं पे मिस्टेक है। ये जो अटैचमेंट है वो यहाँ पे दे दिया, ये 3 नंबर पे दे दिया। OH के रिस्पेक्ट में 3 नंबर पे कभी CH2 नहीं आता है। OH के रिस्पेक्ट में हमेशा 2 नंबर पे CH2 अटैच होता है। OH के रिस्पेक्ट जहां जहां OH होगा उसके 2 नंबर पे CH2 होना चाहिए। ये बैकेलाइट है। कोई दिक्कत बच्चा? सर कहां यूज करते हैं बैकेलाइट को? तो बैकेलाइट इज यूज्ड फॉर आर्टिकल्स सच एज टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट हो गया, किचन वेयर हो गया, इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गए, इनमें हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर में यूज करते हैं, लिमिटेड यूजेज, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर।
मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ध्यान से देखना बच्चा, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन पहले बनाना सीख लो। तो ये इस तरह से हम ले लेते हैं, फिर ये एन 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 चलेगा। यहाँ पर क्या अटैच होगा, तो यहाँ पर अटैच होगा NH2, यहाँ पर आ जाएगा NH2, यहाँ पर भी आ जाएगा NH2, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसको हम बोलेंगे, कंपाउंड का नाम ही है मेलामाइन, ठीक है। क्या मिलाएंगे सर इसमें, एन टाइम है, क्या मिलाएंगे हम इसमें, हम मिलाएंगे फॉर्मल्डिहाइड, नाम तो दिख रहा है ना ऊपर, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, इसको भी मैंने एन टाइम ले लिया। अब इनका हम करेंगे पॉलीमरेशन, तो एक इंटरमीडिएट बनता है। इनफैक्ट आप फॉर्मल, इनको थोड़ा सा दूर रखता हूँ जरा मैं, इस तरह से HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब सही है, इनको हम बोलेंगे फॉर्मल्डिहाइड। जैसे इनको हम मिलाएंगे तो इनका पॉलीमरेशन हो जाएगा, और ये बनाएंगे एक इंटरमीडिएट, फिर उसके आगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो या तो आप ऐसे कर लो, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा गड़बड़ भी हो जाता है, इसको सिंगल रहने दो और इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसका पॉलीमरेशन कर देना। मतलब सर ये जो कंपाउंड बनेगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, जरा ध्यान देना। एन एन बनाने में काफी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। और ये कोई स्ट्रक्चर डायग्राम जैसा नहीं है, क्या बोलेंगे सर पेंसिल से बनाओ, क्या पेन से ही बनाना है एग्जाम में। तो ये बन जाएगा NH2 है ना, तो मैंने एक H इसको दे दिया, देखो एक H जब मैंने इसको दिया तो ये बन जाएगा CH2OH, और इस NH के आगे मैंने इसको जोड़ दिया। समझ में आया थोड़ा सा, जैसे बैकलाइट में किया था मैंने। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NHCH2OH आ गया, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, NHCH2OH आ गया, यहाँ पर भी क्या कर दिया मैंने, NHCH2OH कर दिया, क्योंकि ये अल्टीमेटली हम बहुत बार लेते हैं। तो ये एक बढ़िया सा क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्या बन गया बच्चा, एक इंटरमीडिएट बन गया। इसको मैं एन टाइम लेके क्या करूंगा, इसका पॉलीमरेशन कर दूंगा। क्या करूंगा, इसका मैं पॉलीमराइजेशन कर दूंगा, एंड ऑफ कोर्स इसमें से H2O बाहर जाएगा एन टाइम। कैसे बाहर जाएगा जरा देख लो, तो यहां से CH2OH और किसी और का H बाहर जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये ऐसे बन जाएंगे, देखो थोड़ा छोटा वे में बनाऊंगा मैं, एन 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 डबल बॉन्ड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बन जाएगा NHCH2, आगे इस तरह से आगे हटे, मतलब आगे OH रहा होगा लेकिन किसी और का H आके ऐसे पानी बाहर चला गया, समझे। तो ये चीज बोलना चाह रहा हूँ, या ऊपर दिखा दो, NHCH2 बाहर, फिर यही चीज सब में रिपीट हो जाएगी, ये बाहर, ये सब में रिपीट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे मेलामाइन, इसका नाम है बच्चा प्रॉपर मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कहीं पर कोई कंफ्यूजन, ये चीज समझनी। सर इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो ऑफकोर्स यार ये डेकोरेटिव जो होता है ना बच्चा, डेकोरेटिव टेबल टॉप्स लाइक फॉर्मिका एंड प्लास्टिक, थोड़ा सा डिनर वेयर जो होते हैं ना सेट, उनको बनाने के लिए, आर मेड फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर, ठीक है। तो हीट मॉइस्चर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे आर रेजिस्टेंस बेसिकली थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। हेंस मेलामाइन फॉर्मुलेट को हम क्या करते हैं बच्चा, यूज करते हैं डेकोरेटिव टेबल टॉप्स के लिए, फॉर्मिका प्लास्टिक डिनर वेयर बनाने के लिए, जिसमें हम खाना वाना गरम गरम रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मेल्ट हो गया हमारा प्लास्टिक, वैसा नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं बुना एस। सर बुना एस क्या होता है, ब्यूटाडाइन और स्ट्रीन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। ब्यूटाडाइन क्या होता है, ये है ब्यूटाडाइन, जहां पर इस तरह से आप देखेंगे ब्यूटा 1,3 डाइन, लगभग 75% हम इसको यूज करते हैं। इसमें हम मिलाने वाले हैं स्टीरीन, जो कुछ इस तरह से दिखता है, एस मतलब होता है स्टीरीन, ये ऐसा होगा देखो,
इसको हम बोलते हैं स्टीरीन, दिख रहा है, और ये होता है लगभग 25%, और इसका मुझे करना है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो जैसे पॉलीमराइजेशन करेंगे तो कुछ करना नहीं है, इनको बस सिंपली आपस में क्या होते हैं, चिपक जाएंगे। थोड़ा मैं नीचे ले लेता हूँ जगह बना के, तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, देखो डबल बॉन्ड क्या बन जाएंगे, सिंगल बॉन्ड, तो भाई सिंगल बॉन्ड बन गया, और सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड, दिख रहा है, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर ये सिंगल, दिख रहा है कि नहीं। तो ये चीजें हमें दिखाई देती हैं, जो आपको समझना है इस चीज को कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH2, तो ये चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। इसको हम बोलते हैं बुना S, जो ऑब्वियस है, बुना S इज सुपीरियर टू नेचुरल रबर विद रिगार्ड्स टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हैज एब्रेशन रेजिस्टेंस, जल्दी घिसता नहीं है, इसलिए इसको हम टायर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये जरा अच्छी चीज है कि बुना S नेचुरल रबर से कहीं ज्यादा अच्छा होता है, जल्दी घिसता नहीं है, इसलिए इसको हम टायर में ज्यादा यूज करते हैं, टायर इंडस्ट्री में। तो ये हो गया हमारे लिए बुना S का इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, नियोप्रीन एक अगेन इंटरेस्टिंग चीज है। नियोप्रीन जरा देख लो, यहाँ पर लिख देते हैं आपके लिए। सर नियोप्रीन क्या है, दिखाता हूं मैं आपको। नियोप्रीन, नियोप्रीन जो होता है एक सिंगल मोनोमर से बना हुआ है जिसका नाम है क्लोरोपिरीन। देखो इस तरह से, इसको n टाइम ले लो, यहां पर भी आपको ये ध्यान देना है कि ये n टाइम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको n टाइम ले लिया, और इसको हम क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन कर देंगे। इसका हम क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन कर देंगे। तो जैसे मैंने इसका पॉलीमराइजेशन किया, तो वैसे ही आप देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट है जिसका नाम है क्लोरोप्रीन, ये सॉरी ये बना देगा नियोप्रीन। कैसे, सिर्फ डबल का सिंगल करना है, तो CH2, ये Cl, फिर बीच में सिंगल है वो क्या बन जाएगा, डबल CH, फिर ये क्या बन जाएगा, सिंगल, और ये क्या बन जाएगा, नियोप्रीन। कहानी खत्म। नियोप्रीन एक रबर है, ठीक है। नियोप्रीन क्या है बच्चा, एक रबर है। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो नियोप्रीन इज पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस टू पेट्रोलियम, तो ज्यादातर ऑयल पे इसका कोई असर नहीं होता। रेजिस्टेंस टू पेट्रोलियम हो गया, वेजिटेबल ऑयल, लाइट हीट का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए नियोप्रीन को हम यूज करते हैं मेकिंग होस पाइप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसोलाइन, पेट्रोल डीजल जैसी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ से वहां ले जाने के लिए जो पाइप यूज होती है उसमें नियोप्रीन का बहुत बड़ा रोल होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ इंसुलेटर केबल में भी यूज करते हैं, जैकेट्स, बेल्ट फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड कन्वेइंग बेल्ट। तो वेंडेग्राफ जनरेटर ऑफ फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसमें जो लेयर होती है बेल्ट की वो जनरली इसी रबर से बनी होती है। वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन, अगर मुझे नियोप्रीन का वल्कनाइजेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो आपने जो नियोप्रीन अभी अभी देखा ऊपर, नियोप्रीन ना, क्लोरोप्रीन नहीं, नियोप्रीन, उसको यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो भाई नियोप्रीन क्या था, CH2 से शुरू हो रहा था, ऐसे बॉन्ड बाहर थे, फिर ये Cl था यहाँ पे, फिर यहाँ कहीं पे डबल बॉन्ड था, फिर ये CH था, फिर ये CH2 था, अगर आपको याद होगा तो। बराबर, सबको याद आ रहा है। फिर वापस यही चीज रिपीट होगी क्योंकि ये पॉलीमर है, तो ये चीज फिर से रिपीट कर दो, CH2 Cl डबल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH2। एक बार हो गया ये, एक बार मतलब एक दो ऐसे बहुत बड़ा बड़ा बन जाएगा। तो मैं इसको एक वॉल कनेक्शन में मैंने एक नियोप्रीन ले लिया, मतलब ऐसे पूरा चेन। अब नीचे एक और चेन ले लेता हूं, ठीक है। मतलब सर दो चेन लेने वाले, जी हाँ, दो चेन को आपस में हम मिला रहे हैं बेसिकली, CH2 Cl डबल बॉन्ड CH CH2, फिर वापस से चालू हो जाएगा CH2, फिर C, फिर Cl डबल बॉन्ड, फिर CH CH2। उम्मीद है कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। वॉल कनेक्शन कर रहा हूं ना मैं, तो क्या कर रहा हूं मैं, वॉल कनेक्शन के लिए मैं सबसे पहले नियोप्रीन को ही लिख रहा हूं, और इसमें क्या मिलाऊंगा बच्चा, इसमें मिला रहा हूं मैं MgO। क्या मिला रहा हूं मैं, MgO मिला रहा हूं, दिख रहा है सबको। जैसे मैंने MgO मिलाया तो यहां से MgCl2 बाहर, यहां से MgCl2 बाहर, ठीक है। तो इसका रिएक्शन जो है ना ऐसा होगा, देखो ये इस तरह से हो रहा है। यहां पे लिखेंगे अब क्या हो रहा है बच्चा, वल्कनाइजेशन हो रहा है। क्या होगा बोलो,
वल्कनाइजेशन होगा, बाहर क्या चला गया, माइनस MgCl2 बाहर चला गया, n टाइम बाहर जाएगा क्योंकि बहुत बार ये होंगे। बहुत बार क्यों होगा सर? क्योंकि ये चेन थोड़ी यहीं पे रुक गया, ऐसे बहुत बड़ा चेन होगा ना भाई, पॉलीमराइजेशन, आप समझ लो कितना बड़ा होगा। अब इनको आपस में मिला दो O की मदद से, कहानी खत्म। CH2 C नीचे आ गया O, बोलो समझ में आ रहा है? अभी डबल बॉन्ड CH CH, फिर आगे CH2, फिर आगे CH2, फिर C, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH CH2। अब इसके नीचे ये फिर C, और इन दोनों को मैंने जोड़ दिया सिंगल O से। बोलो समझ में आया? ये भैया और ये दोनों सिंगल O से जुड़ गए, डबल बॉन्ड CH CH2, ध्यान से देख बच्चा, CH2 फिर C, और इन दोनों को जोड़ दिया सिंगल O से, डबल बॉन्ड, फिर यहां पर CH। ये भाई साहब हो गए वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन, वल्कनाइजेशन ऑफ नियोप्रीन। बोलो समझ में आया? चीजें क्लियर हो रही है बच्चा? अब क्या आएगा सर, विस्कस रेयान के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना है। विस्कस रेयान जो होता है बच्चा, हालांकि इसमें से MCQ पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे ज्यादातर। विस्कस रेयान एक सेमी सिंथेटिक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीजनरेटेड सेल्यूलोज। होता क्या है सर कि हम स्टार्टिंग में सेल्यूलोज लेते हैं और बाद में हमको एंड में वापस सेल्यूलोज मिलता है। कैसे मिलता है? दैट इज सेल्यूलोज इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प हम लेते हैं, जिसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं विस्कस रेयान के अंदर। ठीक है, सेल्यूलोज इज अ लीनियर पॉलीमर होता है। किससे बनता है? आपको C6H10O5 इस फॉर्मूले से बनता है जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय। ठीक है, और अ मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ molecular formula of a cellulose cell OH is used in the reaction involved in viscous formation। चलेगा यहां पर C6H10O5। ठीक है, अब जरा यहां पर देखते हैं रिएक्शन में क्या बता रहा है। ये एक्चुअली पानी बाहर जाने के बाद का सीन है कि जब आप इसको बहुत बार मिलाते हो तो C6H12O6 होता है, लेकिन इसमें से पानी बाहर चला जाता है, तब ये सीन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सेल OH के अंदर NH मिलाएंगे, मतलब ये हमारा सेल्यूलोज पल्प वुड जो लकड़ी है उसका जो सेल्यूलोज है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। NH मिला दिया तो सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्कली सेल्यूलोज बन जाएगा। उस सॉल्ट के अंदर हमने कार्बन डाइसल्फाइड मिलाया, तब बच्चा जेंथेट बन जाता है, सेल्यूलोज जेंथेट बन जाता है। मतलब ये CH2 इसके साथ जुड़ जाएगा पूरा Na के साथ में, तो सेल O, फिर C के ऊपर 2 S और आगे Na लगा दिया। फिर इसके अंदर जब हम दोबारा से H2 मिलाएंगे तो वापस Na जो है कि बाहर चला जाएगा। जो NH हमने ऐड किया था, इसको आप ऐसे समझ लो कि अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, इसको अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो आप ऐसे दिमाग चला लो कि भाई यहां से Na, ऐसे देख लो आप। ठीक है, समझ में आएगा? फिर से देखो, अब थोड़ा समझ में आ रहा है? यहां से Na, यहां से चलेगा तो ये NaOH बाहर चला गया, तो ये H यहां पर आ गया तो इसको थायोल बोलते हैं। तो ये बन गया आपका S डबल बॉन्ड, पहले से था, ये SH आ गया आगे। अब क्या होगा सर, अब उस थायोल को नीचे लेकर आ जाओ, उसमें H2 मिला दो, तो वापस से आपका सेल्यूलोज वापस से बन जाएगा और CH2 बाहर चला गया जो आपने ऐड किया था। तो इसको बोलते हैं रीजनरेटेड सेल्यूलोज फिलामेंट या फाइबर। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन होगा विस्कस रेयान के बारे में। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और डिग्री ऑफ पॉलीमरेशन क्या होता है। ध्यान से देखो, जब मैं बोलता हूं मॉलिक्यूलर मास मतलब एवरेज मास है यार, जो पॉलीमर का एवरेज मास होता है, और डिग्री ऑफ पॉलीमरेशन कितना आपने मोनोमर यूज किया है, 10 बार, 15 बार, 1000 बार, 2000 बार, उसी को बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ध्यान से देखो जरा। तो मॉलिक्यूलर मास एंड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये टॉपिक दिख रहा है आपको? यस। तो अ पॉलीमर इज यूजुअली अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस। कॉम्प्लेक्स क्या होता है बच्चा? डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस का कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए यहां से आंसर चालू हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पॉलीमर इज एवरेज ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल का एवरेज मास होगा उसको हम मानते हैं पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास। एंड मॉलिक्यूलर मास जो होता है बच्चा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। सर ये क्या होता है? डीपी किसको बोलते हैं? तो डीपी इज द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट इन द पॉलीमर यूनिट, पॉलीमर मॉलिक्यूल। मतलब जैसे इथिन, मैंने एक इथिन मॉलिक्यूल का वेट होता है 28 यूनिट। अब 28 यूनिट को मैंने 2000 बार मिलाया, तो 2000 गुणे 28 कर दिया, मतलब कितना आ गया बच्चा? 56,000। इतना मॉलिक्यूलर मास आ गया। तो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास 56,000 और डीपी कितना आ गया? 2000।
डीपी मतलब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, कितनी बार आपने मोनोमर को मिलाया, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। लास्ट टॉपिक कह सकते हो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। दो पॉलीमर है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। पहला PHBV, दूसरा नायलॉन टू नायलॉन 6। ठीक है, तो PHBV को पहले देख लेंगे। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में दो चीजें हमें देखने के लिए मिलती है। पहला है PHBV, इसके लिए आप बस एक नंबर याद रखो 45, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ठीक है, 45 नंबर याद रखो। सर ये कैसे नंबर हेल्प करेगा? 4 कार्बन लिख लो और बाजू में 5 कार्बन लिख लो। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये इस तरह से। ठीक है, चीजों को देखते चलो, एकदम बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। फंक्शन ग्रुप अल्फा बीटा, बी से बीटा है तो बीटा पे OH लगा देना। यहां पर भी फंक्शन ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा नंबर पे OH लगा देना। समझा बच्चा? कोई दिक्कत? क्या करेंगे इसका? पॉलीमराइजेशन कर देंगे। क्या करेंगे इसका? पॉलीमराइजेशन कर देंगे। सर नाम क्या हो सकता है इसका? आईयूपैक लिख दो, कंफर्टेबल नहीं हो तो 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, इसको क्या बोलेंगे? 3 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन को पेंटानोइक एसिड। ठीक है, आईयूपैक में बोलेंगे पेंटानोइक, कॉमन नेम में बन जाता है वेलरिक एसिड, इसलिए वी आता है, वी से वेलरेट। ठीक है, इस प्रोसेस में बाहर क्या जाएगा? H2O बाहर जाएगा, n टाइम्स H2O तो बाहर जाएगा जाएगा। अब कहां से जा रहा है बाहर? तो यहां से H2O यहां से बाहर जाएगा। देखो यहां से OH, यहां से H, ऐसे बाहर जा रहा है। इसको मैंने n टाइम्स ले लिया है, ये n टाइम, ये भी n टाइम। तब हमारा प्यारा सा आंसर बनेगा, क्या बन जाएगा? O से शुरू करो, O CH, उसके नीचे आ जाएगा CH3, फिर आगे कंटिन्यू कर दो CH2। देखते चल बच्चा ध्यान से। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इसके आगे जोड़ देंगे उस O को, इसलिए इसके अंदर ईस्टर लिंकेज भी पाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा CH2 के आगे फिर CH2, फिर उस CH2 से नीचे CH2 की CH है, यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने, यहाँ पे सिर्फ CH आएगा, जल्दबाजी में गड़बड़ हो गया। क्लियर है एकदम? सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से? देख लो समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, तो वो लिखते समय भी आपको समझ में आ गया कि सर क्या हो रहा है। देखो फिर से देख लो, यहाँ से O, फिर CH, CH के ऊपर CH3, O CH, CH के ऊपर CH3, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O। अब ये किससे जुड़ेगा? इस O से। O से कौन जुड़ रहा है? CH, और CH से कौन जुड़ेगा? नीचे जुड़ जाएगा CH2, आगे जुड़ जाएंगे CH3, इसकी बात कर रहा हूँ। अब आगे कंटिन्यू कर दो, आगे कंटिन्यू करेंगे तो बन जाएगा CH2 फिर C डबल बॉन्ड O। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आ गया, जिसको हम बोलेंगे PHBV, ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट नायलॉन टू नायलॉन 6, इजी है। नायलॉन 2 का मतलब क्या है? कोई मोनोमर लेने वाला जिसमें 2 ही कार्बन होंगे, बराबर ना? तो ये हो गया मेरे पास नायलॉन 2 वाला इंफॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। इसका नाम क्या होता है बच्चा? ग्लाइसिन बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन। n टाइम लेते हैं, और इसमें क्या मिलाएंगे? नायलॉन 6, मतलब कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन देख लो। CH2 5 बार, फिर C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं? अमीनो कैप्रोइक एसिड, या एप्सिलॉन बोलेंगे तो भी चलेगा, अमीनो कैप्रोइक एसिड। सर क्या होने वाला है? जैसे मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, देख लो यहाँ पर, ऑब्वियस ये भी n टाइम है। दिमाग चला लो, यहाँ से H, यहाँ से OH, पानी बाहर, यहाँ से H, यहाँ से OH, पानी बाहर, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ NH बचेगा, नीचे क्या बचेगा? NH। देख लो जरा, NH, CH2 C डबल बॉन्ड O, इसका OH तो चला गया। यहाँ पर भी क्या बचा? NH, फिर यहाँ पर बन जाएगा CH2 5 बार, और आगे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो आप बोलेंगे सर ये बन गया नायलॉन टू नायलॉन 6,
और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है एक बच्चा अमाइड लिंकेज देखने के लिए मिलता है। इसमें से पानी एन टाइम बाहर चला गया, इसको बोलेंगे हमने क्या कर दिया बच्चा, पॉलीमराइजेशन कर दिया। कोई दिक्कत? तो कंटेंट वाइज ये चैप्टर खत्म हुआ, लेकिन एक मैकेनिज्म आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे टेंशन में बैठे होंगे स्टार्टिंग में, सर मैकेनिज्म तो कराया नहीं आपने, पॉलीथीन वाला मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म है, वो तो कराया नहीं, एकदम एंड में करा रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ब्लैंक स्लाइड मैंने एक छोड़ा हुआ है, एक ही पेज पे हो भी जाएगा, कुछ है नहीं। क्या है बच्चा? मैकेनिज्म ऑफ पॉलीइथिलीन यूजिंग फ्री रेडिकल, ठीक है। प्रोसेस को समझना है, क्या बोल रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। तो जैसे कि मैंने स्टेप ले रहा हूं यहां पर मैं, स्टेप नंबर 1 में क्या होगा बच्चा, हम बोलेंगे चेन, या पहले बोल दो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ध्यान से देखो जरा, पेज को डिवाइड कर देता हूं मैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, तो पहले मैं क्या करूंगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल ले रहा हूं, मतलब मैं फ्री रेडिकल पहले बनाने वाला हूं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल कैसे बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ पेरोक्साइड, इसलिए हम कंडीशन में बहुत जगह पे पेरोक्साइड आपने देखा होगा, हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड। जैसे इसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये बन जाता है कार्बोक्सी पैटर्न में, मतलब इस तरह से बन जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। और ये अनस्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा बच्चा, CO2 को बाहर निकालेगा और ये बना देगा 2 बार मिथाइल, और 2 CO2 बाहर चला गया, ये रेडिकल बन गया बच्चा, ये दिख रहा है CH3 के ऊपर डॉट आ गया, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अब स्टेप नंबर 2 ले लो, हालांकि आपके बुक में एक ही स्टेप में सब दे दिया है। अब हम बोलेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप या चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप मतलब अब एक्चुअल में चेन को स्टार्ट करना चाहिए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ये जो दिख रहा है CH3, इसके अंदर ना अब हम क्या करेंगे बच्चा, एक बार इथिन मिला देंगे। क्या मिला देंगे? एक बार इथिन मिला देंगे, दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। तब क्या बन जाएगा, ये पहली बार जब इथिन मिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार कि ये भाई साहब बना देंगे CH3 CH2 CH2, ये बना देंगे, और ये आ गया हमारे पास रेडिकल। जब जब ये CH3 इसके साथ जुड़ेगा तो एंड में रेडिकल रहेगा। अब हम चाहते हैं कि चेन और बड़ा बने, डेंजर एकदम, बोलते हैं ना खतरनाक अंदाज में, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे चेन प्रोपगेशन स्टेप। क्या बोलेंगे? चेन प्रोपगेशन स्टेप। देख लो जरा, चेन प्रोपगेशन स्टेप मतलब चेन फटाफट बढ़ना चाहिए। कब बढ़ेगा? जब मैं इथिन को एन टाइम ले लूंगा, बहुत बार ले लूंगा। तो मेरा चेन अब तक जो है ना कि ऐसा आ चुका है, देखो अब तक मेरा चेन ऐसा आया था, लेकिन अब इसमें मैं एन टाइम इसको मिला रहा हूं। एन टाइम का मतलब बहुत बार और मिला रहा हूं मैं। आप समझ रहे? फ्री रेडिकल से शुरू किया, चेन थोड़ा सा बड़ा बना है, अब बड़े को और बड़ा बनाना है, तो मैंने क्या किया, एन टाइम मिला दिया। अब चेन हमारा क्या होगा बच्चा, CH3 CH2 CH2 फिर CH2 CH2। देख लो, अब इसमें ये वाला जो पार्ट है एन टाइम मतलब बहुत बार ऐसा मिलेगा। अब हमारा चौथा स्टेप आ रहा है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, लास्ट स्टेप बोल सकते हैं। स्टेप 4 क्या है? चेन टर्मिनेशन या टर्मिनेटिंग स्टेप, टर्मिनेशन भी चलेगा। स्टेप नंबर 4 चेन टर्मिनेशन टर्मिनेटिंग स्टेप। क्या है सर इसमें? तो सर इसमें अब हम करने वाले हैं कि जो हमने लिया है उसी का कपलिंग कर देंगे। मतलब ये CH3, ध्यान से देखो जरा, क्योंकि ये रुकने वाला तो नहीं लग रहा है मुझे, इसको लिख दो पहले, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2, ठीक है, फिर CH2। देखो CH3 CH2 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 CH3 CH2, फिर ये एन टाइम आया था, ये रेडिकल था, मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि ये आपस में कपलिंग हो जाती है। कपलिंग कैसे होती है बच्चा? आपस में जुड़ने लगते हैं। देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, एक, ये हमने क्या किया बच्चा, एक बार जो पूरा का पूरा कंपोनेंट है वैसे का वैसे ले लिया। अब इसी के आगे मैं दूसरा मिला रहा हूं,
दिख रहा है इस तरह से, दिख रहा है सबको, दिख रहा है बच्चा, ये इस तरह से। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बन जाएंगे। ये चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको। तो ये आगे मैं इसके आगे कंटिन्यू कर देता हूँ भाई, ये CH2 है और ये बॉन्ड बन गया, देखो CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। तो आप ये समझ लो कि ये ऐसे ऐसे करके मैंने N लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा चेन रुक चुका है। तो ये फाइनली आंसर आ गया। कोई दिक्कत, मैकेनिज्म क्लियर है बच्चा। पहले स्टेप में क्या है, फ्री रेडिकल बनेगा, दूसरे स्टेप में चेन को स्टार्ट करते हैं, तीसरे में और आगे बढ़ाते हैं, चौथे में रोक देते हैं। कपलिंग मेथड यूज करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना है, इजी। अब बहुत सारे पॉलीमर हमारे बुक में दिए हैं जो हमें समझना है कि यार इनमें यूज कहाँ कहाँ होता है इन पॉलीमर का। पर्सपेक्स है, एक्रिलिक ग्लास उसको बोलते हैं, मिथाइल मिथ एक्रिलेट इसका जो है कि मोनोमर है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। एप्लीकेशन में लेंसेस हो गया, पेंट सिक्योरिटी बैरियर हो गया, एलसीडी का स्क्रीन हो गया जो हार्ड थोड़ा सा बनाना होता है, तो उसके लिए हम बच्चा पर्सपेक्स का यूज करते हैं। बुना एन ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्रिल की मदद से बनता है, जहां पर यूज करते हैं अडेसिव्स, रबर बेल्ट में यूज होता है, शू सोल के अंदर होता है, ओरिंग कैस्केट्स के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं। पीवीसी होता है जो कि ऑब्वियस है, वाटर पाइप के लिए, रेनकोट के लिए और फ्लोरिंग के लिए भी इसका यूज हम करते हैं। पॉली एक्रेल अमाइड जो होता है बच्चा, ये स्पेसिफिक फ्लोरो इलेक्ट्रोफोर्सिस में यूज किया जाता है, ठीक है। एक ऑस्मोसिस होता है समझो एक तरह से, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर हम इसको जेल यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रो पॉलीएक्रेल अमाइड जेल यूज होता है उसके अंदर। यूरिया फॉर्मुलेट की बात करेंगे तो यार ये अनब्रेकेबल डिनर वेयर सेट जो होता है उसके लिए, या डेकोरेटिव लैमिनेट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। ग्लिप्टल पेंट में और लैक्वेयर में यूज किया जाता है। पेंट और लिक्विड जो चीजें होती हैं जनरली बहुत सारी चीजों को निकालने के लिए यूज करते हैं हम लोग। पॉलीकार्बोनेट हार्ड चीजों को बनाने के लिए यूज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर के लिए, फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर के लिए भी इसका यूज करते हैं। और साथ में थर्माकोल जो होता है बच्चा, ये पॉलिस्ट्रीन से बनता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है किससे बना है, मतलब स्ट्रीन से बनता है, पॉलिस्ट्रीन। और ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल होती है, इसीलिए इसको हम यूज जनरली नहीं करते हैं, या बोलते हैं कि इट टोटली बैन। जो थर्मोकोल उसको बैन कर देगा एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। हालांकि इसका हम डिस्पोजल कप्स और प्लेट्स बनाते हैं, जो चैप्टर नंबर 16 में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो वो भी ध्यान देना आप लोग। तो ये पॉलिस्ट्रीन जो है एक्चुअल में उससे थर्माकोल बनाया जाता है, या स्ट्रीन से थर्माकोल बनाते हैं, जिसको पॉलिस्ट्रीन बोलते हैं। तो ये चैप्टर वाइज तो कंटेंट खत्म हो चुका है। मजा आया एकदम, कहीं पर भगाया नहीं हूं, कहीं पर कुछ भी बोलते नहीं कि यार ऐसा नहीं कि एकदम रश कर रहा हूं, आराम से चैप्टर करा रहा हूं। चैप्टर छोटा है बट फिर भी आप देखेंगे शायद 1.5-2 घंटे के आसपास का चैप्टर पहुंच गया होगा। अब हम बात करेंगे थोड़े से पीवाईक्यूज की, जो एक्चुअल में आए हुए एग्जाम में। कौन कौन से पीवाईक्यूज आए हुए मार्च 2023 का देखते हैं हम लोग। तो मार्च 2023 में आएगी भाई मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। तो फटाफट आप मार्क करेंगे, नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन। कहानी खत्म, आगे बढ़ो, 1 मार्क का हो गया। वल्कनाइजेशन, मैंने बोला था कि भाई क्या लिखना है वल्कनाइजेशन में, कि भाई इसमें क्रॉस लिंकिंग इन्वॉल्व हुई है, बाद में इसमें प्रोफाउंड इफेक्ट कुछ चेंज हुए, टेंसाइल स्ट्रेंथ, लस्टर, बहुत सारी प्रॉपर्टी में चेंजेस आए हैं। और कॉमन जो वल्कनाइजेशन होता है वो सल्फर की मदद से होता है। 2 नंबर का आया होगा, या शायद 1 नंबर का आया होगा, 1 नंबर पकड़ लो। और ये शायद राइट द रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6,6 रिएक्शन बोला, तो ये 2 नंबर के चांसेस हो सकते हैं। नायलॉन 6,6 का रिएक्शन बोला जो मैंने कराया है, ठीक है। अब आते हैं जुलाई 2023 में, विच इज एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक डबल बॉन्ड वाला मार्क कर दो। राइट रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ टेफ्लॉन, बहुत ज्यादा इजी है, CF2 वाला एग्जांपल है, 1 मार्क का हो सकता है। हाउ इज नायलॉन 6,6 प्रिपेयर्ड, ये हो सकता है 2 मार्क का। 6,6 2023 में भी आया मार्च में, और जुलाई में भी पूछा गया, ठीक है। तो 2 मोनोमर पता है आपको, हेक्सामिथिलीन डायमंड और एडीपी एसिड, दोनों की मदद से आपको बनाना है। फिर द मोनोमर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन, टेफ्लॉन मिले टेट्राफ्लोरोइथिलीन या इथिन, 1 मार्क का मार्च में आया था। फिर उसके बाद राइट केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल, मतलब ये ऑर्लॉन की बात कर रहा है। आपको मैं हिंट दे देता हूं, ऑर्लॉन लिखना है, सिंपल है बच्चा, मार्च 2024 में 1 नंबर का आ सकता है। और ये सकल से लग रहा है 2 नंबर का होगा मार्च 2024 में। राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ मोनोमर, स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ मोनोमर, नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर, राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ मोनोमर। इसका मोनोमर क्या होगा, नायलॉन 6 कैपिटल एटम, नाम बताना है, नेचुरल रबर आइसोप्रीन, नाम बनाना है, और उसका स्ट्रक्चर बनाना है। 2 नंबर का ये होगा, तो 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। जुलाई 2024 में प्रिपरेशन ऑफ थर्माकोल, थर्माकोल स्ट्रीन से बनता है, ठीक है। अभी भी हमने पढ़ा। राइट द मोनोमर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी, पीवीसी में कौन सा मोनोमर है, तो भाई पी हटा दो, वीसी, अरे विनाइल क्लोराइड है कि नहीं, तो वो पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन मोनोमर का नाम और स्ट्रक्चर अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्योंकि मोनोमर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पीवीसी पूछा तो पूरा आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये आपका मोनोमर हुआ, 1 मार्क का था। राइट द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6 एंड इट्स 2 यूजेस, ये 2 नंबर का आ गया। तो नायलॉन 6 जो है बच्चा, नायलॉन की रस्सी जो बनाते हैं, शीट जो बनाते हैं, उन सब के लिए इसका यूज करते हैं, तो ये आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है।
टायर कॉर्ड में भी इसका यूज करते हैं, अगर आपको याद होगा तो। अब आते हैं फरवरी 2025 में, राइट द आईयूपैक नेम ऑफ आइसोप्रीन 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, याद है? तो ये हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन। मेंशन द टाइप ऑफ पॉलीमर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट टू यूजेस, मतलब कोई भी दो बता दो, आपके मन की मर्जी, और लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूजेस बताना है। तो 3 नंबर का हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, मतलब खत्म कहानी, आपको और कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, 2 ही क्वेश्चन आया था। मेंशन टाइप्स ऑफ पॉलीमर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, भाई अब टाइप्स ऑफ पॉलीमर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आपको पता है भाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला है, मेंशन द टाइप्स ऑफ पॉलीमर, मतलब इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, अब समझ में आया? और 2 यूजेस बोलेंगे तो 1 नंबर, तो ये 2 मार्क का हो सकता है, ये 1 नंबर का हो सकता है, ऐसे 3 नंबर का पूछा गया था। राइट द नेम ऑफ मोनोमर यूज फॉर नायलॉन 6 पॉलीमर, तो नायलॉन 6 को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चा मोनोमर, बता दो। कैप्रोलैक्टम, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम 2025 में आया था जुलाई में। फिर ये 3 नंबर का एक ही क्वेश्चन होगा, राइट केमिकल फॉर्मूला फॉर टेफ्लॉन, कर पाएंगे आप लोग? टेफ्लॉन मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर आइसोप्रीन, और बाद में हाई डेंसिटी पॉलिथीन का यूजेस, तो यूजेस कहीं ना कहीं आपको लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी दोनों बैक टू बैक पूछे गए हैं फरवरी और जुलाई के अंदर, ये 3 नंबर का रहा होगा। और इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर यहां पर ऑफिशियली द एंड हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि यार ये जो लेक्चर है एकदम जबरदस्त लगा होगा आपको। अगर सच में आपको लग रहा है मेहनत हो रही है हमारी तरफ से, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों यारों में शेयर कीजिए। इस चैनल का जो लिंक है अपने दोस्तों मित्रों यारों को दीजिए और बोलिए कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बहुत सारी और चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाली हैं। ठीक है, ये तो बस शुरुआत है 2026 के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, अगले हमारे कंसेप्ट में। जो अगला चैप्टर होगा और धमाकेदार और मजेदार होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप अपने दोस्तों मित्रों यारों में शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलो बाय।